So this webinar is about the diabetes. So last webinar we no, in last webinar we discussed about the futuristic health, how you can maintain your health for a longer period of time. And today we are going to discuss many things about the diabetes. So now, bhai, I'm taking this on diabetes. So if we see in the market in the current scenario, diabetes is the most challenging part of day-to-day life for most of the people, not only in India but even in world also. So it is nowadays most challenging thing which people think is going to be for next some time. And since I am handling with the diabetes from last many years, and I have given treatment to many patients. What I believe is diabetes is not that which is mostly known in the market. Diabetes is something which can be cured very easily if you have a understanding of diabetes. So, because the understanding of diabetes starts even before you are diagnosed with the diabetes. अगर आपको डायबिटीज डायग्नोस नहीं हुई है, उसके पहले ही अगर आप डायबिटीज को समझ लेते हैं, तो डायबिटीज को ट्रीट करना बहुत आसान हो जाता है। इवन अगर डायबिटीज हो भी गई है, तो भी बहुत घबराने वाली बात नहीं होती है और आप उसको बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा गया है कि बिकॉज ऑफ द नॉन अवेयरनेस, बिकॉज ऑफ पीपल डू नॉट नो अबाउट व्हाट इट इज, लोग डायबिटीज के जाल में एक बार फंसते हैं तो फंसते ही चले जाते हैं। और इसीलिए मैंने ये डायबिटीज की एक सीरीज को प्लान किया हुआ है। तो आज के इस वेबिनार में हम डायबिटीज के कुछ सिनेरियोज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, राइट? So now, bhai, should you listen to me? So number one thing is, um, my name is Kushal. I am a certified health coach. I am a yoga wellness instructor as well. I am a nutrigenomics advisor. Nutrigenomics is something which works with your genetics, and based on your genetic, I can advise you many things about about the health and what suits. Because बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं कि मुझे तो बीमारी मेरी जेनेटिक्स से मिली है। But the genetic science says that the genetic plays ओनली 20% रोल, सिर्फ 20% रोल होता है आपके जेनेटिक्स का आपकी बीमारी में। बाकी 80% आपकी अपनी लाइफ स्टाइल, आपके अपने खाने पीने का होता है। तो 20% जिसका इफेक्ट है, उसका हम इफेक्ट हम एक बड़ा मान लेते हैं और हम ये सोचते हैं ये हमें लाइफ लॉन्ग रहने वाली है। तो अगर आप इसको समझते हैं तो भी आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा परिवर्तन ला सकते हैं। देन आई एम ऑल्सो आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनल कंसल्टेंट। आई एम अ nutrition based pathy expert, and then I have also written two books on diabetes and natural remedies that can help you to treat with diabetes. सो इस आज के वेबिनार को मैंने दो सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। ये पूरे 2 घंटे का सेमिनार होने वाला है और इस 2 घंटे के सेमिनार में हम एक पहले सेक्शन में देखेंगे कि डायबिटीज आसपास हमारे जो दिख रही है वो क्या है, कितनी सीवियर है, इसमें कितने झूठ हैं, कितने सच हैं, लोग क्या समझते हैं, क्या नहीं समझते हैं, हम उन सारी चीजों के बारे में पहले पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये समझना क्यों जरूरी है, कुछ ट्रुथ्स, कुछ डायबिटीज के लॉन्ग टर्म रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, हम उनको देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि ये डायबिटीज का रिस्क हमारी लाइफ में, हमारे शरीर में स्टार्ट कैसे होता है और कैसे धीरे धीरे ये एक बड़ी बीमारी का रूप लेता है। फिर हम देखने वाले हैं कि ये क्या वास्तव में इतना चैलेंजिंग है जितना ये बताया जाता है, और अगर चैलेंजिंग है तो क्यों है। जो जिस तरह से लोग ट्रीटमेंट इसका कर रहे हैं, जो मार्केट में जैसे ही डायबिटीज हुई तो तुरंत डॉक्टर के पास पहुंच गया, डॉक्टर ने दवा लिख दी और फिर एंडलेस सीरीज ऑफ डॉक्टर विजिट एंड डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन कम्स, जो कि हमेशा लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप ये काम करते ही रहेंगे। कभी डोज कम होगी, कभी डोज ज्यादा होगी, धीरे धीरे दवाइयां बढ़ती जाती हैं। एक दवाई आई, दूसरी दवाई आई, चौथी दवाई आई, इस तरह से दवा बढ़ती चली जाती है। देन
हम कुछ कॉमन मिथ्स के बारे में और मिस्टेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर सेकंड सेक्शन में हम देखने वाले हैं कि डायबिटीज क्या होती है, तो डायबिटीज के बारे में समझेंगे। क्रेविंग क्या होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जब मेरे पास आते हैं तो वो बोलते हैं कि अरे मुझसे कंट्रोल नहीं होता है और बहुत खाने का मन करता है। तो ये खाने का मन क्यों कर रहा है, ये समझना भी आज के दिन डेट में बहुत जरूरी है। वो खाने का मन कर नहीं रहा है, वो खाने का मन करवाया जा रहा है, क्योंकि आपने उस तरह की आदतों को डेवलप किया हुआ है। तो वो आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अगर आप उसको समझेंगे तभी उसको कंट्रोल कर पाएंगे। देन आप हम थोड़ा सा खाने के साइंस के बारे में समझेंगे। देन आप अपनी प्लेट को कैसे हेल्दी बना सकते हैं, इसके बारे में हम समझने वाले हैं। कुछ दूसरे फैक्टर्स क्या होते हैं, और देन पावर ऑफ कम्युनिटी, आप एक दूसरे के सपोर्ट के साथ में अम, आप कैसे हेल्थ को अचीव कर सकते हैं, और सस्टेनेबल हेल्थ को आप कैसे अचीव करेंगे, हम इसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। सो आर यू एक्साइटेड? यस, सो ग्रेट। तो लेट्स स्टार्ट विद द सीरीज, कि आज ये समझना क्यों जरूरी है कि डायबिटीज क्या है, और इसकी पूरी वर्ल्ड में क्या कंडीशंस हैं। तो अगर हम सिर्फ डायबिटीज के बारे में जान देखते हैं, तो डायबिटीज के सिर्फ इंडिया में 100 मिलियन का मतलब है लगभग 10 करोड़ पेशेंट हैं जो ऑन पेपर जो दवाएं डॉक्टर से ले रहे हैं। यहाँ पे उन पेशेंट्स की बात नहीं की जा रही है जो कि अपने आप सीधे केमिस्ट के पास जाते हैं और वहां से दवा लेके चले आते हैं। उन पेशेंट्स को इसमें काउंट नहीं किया हुआ है। इसमें सिर्फ उन पेशेंट्स को काउंट काउंट किया हुआ है जो रेगुलर डॉक्टर के पास जाते हैं, उनसे प्रेस्क्रिप्शन लेके आते हैं। नाउ यू कैन इमेजिन कि कितने सारे लोग डायबिटीज को फेस कर रहे हैं। एंड पूरे वर्ल्ड में लगभग 537 मिलियन एडल्ट्स हैं जो कि डायबिटीज को फेस कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में 537 मिलियन है, और सिर्फ इंडिया में 100 मिलियन, लगभग 17 से 18% लोग सिर्फ इंडिया में हैं जो डायबिटीज से सफर कर रहे हैं। इसके बाद कुछ अनडायग्नोज केसेस हैं। 57% ऑफ केस हैं जो इंडिया में डायग्नोज हो ही नहीं हुए ही नहीं है, मतलब लोगों को पता ही नहीं है कि वो उनको डायबिटीज हो चुकी है। उनको सिम्टम्स सारे आ रहे हैं बट दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। देन मोर्टेलिटी रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब साल 2020 था और 2020 में कोविड आया था, और कोविड के बारे में हर कोई परेशान था, और लोगों ने कोविड कोविड के लिए बहुत सारी दवाएं ली थी, और उसमें मेडिकल इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री कैसे बूम हुई थी, हम हर किसी को पता है। लेकिन उससे भी शॉकिंग ट्रुथ ये है कि सन 2020 जो कि कोविड का स्टार्टिंग ईयर था, उस साल सिर्फ कोविड से लगभग तीन तीन लाख लोगों के आसपास मरे थे। लेकिन डायबिटीज की वजह से लगभग 7 लाख लोग मरे थे। कैन यू इमेजिन, 7 लाख लोग। 7 लाख लोग का मतलब है कि जितने कोविड से मरे थे उससे भी डबल से ज्यादा लोग सिर्फ इससे एक्सपायर हुए थे। एंड वर्ल्ड वाइड 6.7 मिलियन डेथ्स, मतलब हर 5 सेकंड में एक डेथ। हाउ स्केरी दैट इज। एंड देन अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं, तो आगे आने वाले टाइम में इंडिया में लगभग एक 68% इंक्रीज होगा, और वर्ल्ड में 46% इंक्रीज होने वाला है। तो हम अगर हमने अपने देश की बात करते हैं, तो हमारे देश में ही बहुत ज्यादा तेजी से ये बढ़ने वाला है। तो और इसके पीछे रीजंस क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन हम वो डिस्कस करें उससे पहले एक रिसर्च हुई, बायोमेड सेंट्रल की तरफ से रिसर्च हुई, और इस रिसर्च में ये पाया गया कि ये रिसर्च बेसिकली इस बारे में थी कि अगर किसी को नॉर्मली डायबिटीज हो जाती है, तो वो डायबिटीज के लिए कितना स्पेंड करता है, वो डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए कितना स्पेंड करता है। तो उस रिसर्च में ये सामने आया कि अगर किसी को डायबिटीज डायग्नोस हुई, अगेन आई एम सेइंग डायबिटीज डायग्नोस हुई है, डायबिटीज डायग्नोस होने के बाद पहले 5 साल में वो लगभग 90,000 रुपीज, अगर हम 1,500 रुपए हर महीने की दवा मान लेते हैं,
ना, अगर आज के सिनेरियो सिनेरियो में देखेंगे तो ये लगभग 3,500 4,000 से कम की नहीं होती है। लेकिन हम बहुत कम भी अगर मान लेते हैं तो 1,500 की अगर सिर्फ दवा होती है तो 5 साल में, मतलब हर साल लगभग 18,000 रुपए दवा पे, 5 साल में 90,000 रुपए सिर्फ मेडिकेशन पे खर्च होंगे। हम 200 रुपए डॉक्टर पर विजिट डॉक्टर की भी मान लेते हैं, और अगर आप मंथ में एक बार भी दिखाने गए तो लगभग 5 साल में 12,000 रुपए डॉक्टर की विजिट पे, ब्लड शुगर मॉनिटरिंग 20,000 रुपए, और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम ये लगभग 75,000 कुल मिला के पहले 5 साल में लगभग 1,97,000 रुपए सिर्फ डायबिटीज का एक पेशेंट खर्च करता है पहले 5 साल में। और जब ये बीमारी, क्योंकि ये बीमारी अगर ट्रेडिशनल वे से आप कर रहे हैं तो ये खत्म तो नहीं होने वाली। जब ये खत्म नहीं होने वाली तो अगले 5 साल में यही खर्चा बढ़ के लगभग 4.5 लाख के आसपास पहुंच जाता है। जहाँ पे मैंने बहुत कम चीजें इंक्लूड की हैं इसमें, बहुत मिनिमम रेट इंक्लूड किए हैं, तो ये मिनिमम खर्चा है। तो एक जो जो डायबिटीज का जो पेशेंट होता है वो ऑन एन एवरेज पहले 10 साल में लगभग लगभग 6.5 से 7 लाख रुपए सिर्फ अपने दवाओं पे, इलाज पे खर्च करता है। कैन यू इमेजिन कि ये कितना बड़ा अमाउंट है? लगभग 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए का मतलब होता है कि 60,000 रुपीज, 70, ऑन एन एवरेज 70,000 रुपीज पर ईयर। 70,000 रुपीज पर ईयर ऑन एन एवरेज। अगर हम इसको मंथ वाइज देखें तो ये मंथ वाइज जाता है लगभग 6,500 से 7,000 रुपए, नहीं, 5,500 से 6,000 रुपए पर मंथ, जो कि एक बड़ा अमाउंट होता है हर किसी के लिए। और जैसे-जैसे खर्चा बढ़ता है, तो ये बढ़ता ही जाता है। जैसे-जैसे बीमारी आगे बढ़ती है, ये बढ़ती ही जाती है। और इस रिसर्च में लास्ट में ये भी आया था कि अगर किसी को 20 साल तक डायबिटीज़ रहती है, तो सारे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, डायबिटीज़ के जो साइड इफ़ेक्ट आते हैं, वो अगर हम सारे कॉम्प्लिकेशन मिला लें, तो ऑन एन एवरेज अगर किसी को 40 साल में की एज में डायबिटीज़ होती है, तो वो 60 साल में से वो 40 साल से 60 साल के बीच में लगभग अपनी बीमारी पे 24 लाख से 45 लाख रुपए, डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी एंड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, 24 लाख से 45 लाख रुपए सिर्फ इस बीमारी पे खर्च होते हैं। आप सोचिए कि 40 साल से 60 साल की एज होती है जहां पे हम मोस्टली फैमिलीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बियर कर रहे होते हैं, और वहां पे इतना बड़ा एक कॉर्पस फंड जो कि सिर्फ एक बीमारी पे चला जाता है, एक इंसान की बीमारी पे। और बहुत सारे लोगों का इसमें जो आप पेन फेस कर रहे हैं उसकी तो मैंने मैंने बात ही नहीं की यहाँ पे। ये सिर्फ मैंने मॉनिटरी टर्म की बात करी है। सो हाउ शॉकिंग इज दिस? तो अगर हम डायबिटीज को अच्छे से समझते हैं और इसको हैंडल करते हैं ठीक से, तो इन सारे चीजों से बचा जा सकता है, और आप इन सारे पैसों को अपने हैप्पीनेस के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। राइट। लॉन्ग टर्म रिस्क क्या होते हैं? अगर बहुत लंबे टाइम तक डायबिटीज रहती है तो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ आनी ही आनी है। अगर किसी को 5 से 6 साल 7 साल डायबिटीज रह गई और उसने सिर्फ वो दवा पे डिपेंडेंसी अपनी बनाए रखी, तो हाइपरटेंशन आना ही आना है। बहुत लोगों को बहुत शुरुआत में आ जाता है, बहुत लोगों को इवन डायबिटीज शुरुआत होने से पहले भी आ जाता है। मैं इसके बारे में भी थोड़ी देर में बात करूंगा। लेकिन ये जो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ है, ये आपकी इफेक्ट होती ही होती है। जहाँ पे अगर डायबिटीज डायग्नोस हुई तो हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, ये चीज होंगी ही होंगी। देन न्यूरोपैथी, शरीर में अलग अलग हिस्सों में पेन रहना, अक्सर पैर सुन्न हो जाना, हाथ सुन्न हो जाना, सुन्नपन हो जाना, टिंगलिंग होना, अम, खिंचाव होना, पैर में अल्सर टाइप का हो जाना, सेंसेशन लॉस हो जाना, डाइजेस्टिव इश्यूज, क्योंकि नर्व्स के कनेक्शन जब वीक होने लगते हैं तो आपकी जो डाइजेस्टिव इश्यूज है वो भी होने लगते हैं, ब्लैडर प्रॉब्लम, आपकी किडनीज इफेक्ट होने लगती हैं। देन नेफ्रोपैथी, बहुत ज्यादा ज्यादा टाइम तक रहता है तो क्रॉनिक किडनी डिजीजेस के चांसेस होते हैं, किडनी फेलियर के चांसेस होते हैं। फिर रेटिनोपैथी, आंखों में कैटरैक्ट बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ग्लाउकोमा, कलर ब्लाइंडनेस, विजन इम्पेयर, रेटिना ब्लॉक हो जाना, ये सारी चीजें होनी ही होनी है।
8 10 से 12 साल बाद, ये 99% केसेस में होती ही होती हैं। देन स्किन कंडीशंस, आपके बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शंस, आपके बॉडी में स्केली पैकेजेस हो जाते हैं, स्किन डल होने लगती है, एजिंग फास्ट हो जाती है। बहुत केसेस में मैंने देखा है कि जहाँ पे एजिंग बहुत तेजी से बढ़ने लगती है, फेस पे डार्क पैचेस आने लगते हैं, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में डार्क डार्क पैचेस आने लगते हैं, स्किन डाउन होने लगती है, झुर्रियां जल्दी आने लगती हैं, क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो दवाओं से लड़ लड़ के जल्दी बूढ़ी होने लगती है। देन मेंटल हेल्थ, एंजाइटी, डिस्ट्रेस, कॉग्निटिव हेल्थ, जो माइंड से रिलेटेड हेल्थ है, तो अल्जाइमर वगैरह है। तो ये सारी चीजें, अगर आपको एक बार डायबिटीज हुई तो अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल में ये सारी चीजें होने ही वाली, अगर आप उसको सही से समझ के उसका ट्रीटमेंट नहीं करते। अब इसका ट्रीटमेंट, अगर बहुत सारे लोग समझते हैं कि सिर्फ हम दवा लेते रहेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, आप नहीं ठीक होने वाले। अगर ठीक हो सकते तो इंडिया एक डायबिटीज का कैपिटल ना नहीं बना होता। आजकल इंडिया डायबिटीज का कैपिटल बन चुका है, और रीजन यही है कि हम उसको समझ ही नहीं रहे हैं। हम सिर्फ दवाओं में उसका उसका इलाज ढूंढ रहे हैं। हम अपने खाने को नहीं सही करना चाहते, हम अपनी लाइफ स्टाइल को सही नहीं करना चाहते, और उसी का रिजल्ट है इंडिया इज ऑलरेडी अ कैपिटल ऑफ डायबिटीज नाउअडेज। ये हमारा एक हेल्थ टुवर्ड्स कह सकते हैं कि अचीवमेंट भी है, कैपिटल ऑफ वर्ल्ड डायबिटीज। और ये रिस्क स्टार्ट कैसे होता है, तो ये रिसर्च हुई थी। तो डायबिटीज एटलस के अकॉर्डिंग एंड इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन है, उसके अकॉर्डिंग पहला स्टेज होता है, पहला स्टेज पहले 10 सालों में, जहाँ पे अर्ली रिस्क फैक्टर आते हैं। यहाँ पे कोई सिम्टम दिखाई नहीं देगा। और इस स्टेज में क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो डायबिटीज डेवलप हो रही है उसको रोकने की कोशिश करती रहती है। अब इसमें 10 to 15%, 20% जेनेटिक्स के भी रोल होते हैं, लेकिन उन जेनेटिक्स को बढ़ावा मिलता है आपकी गलत आदतों से, गलत लाइफ स्टाइल से, गलत खान पान से। फिर क्या होता है, आपकी बॉडी में धीरे धीरे इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने लगता है। आजकल मेरे पास 5 6 साल के बच्चों के केसेस आते हैं जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होना स्टार्ट हो गया है। सो डायबिटीज आपके बॉडी में एक दिन, हफ्ते भर, महीने भर, 6 महीने, साल भर में होने वाली बीमारी नहीं है। जस्ट अंडरस्टैंड दिस। ये 2 4 साल में भी आपके बॉडी में डेवलप नहीं होती है, ये डेवलप होने में 10 से 12 साल लेती है आपकी बॉडी में। और आपकी बॉडी कंटिन्यूअसली उन चीजों से लड़ती रहती है, और इनफैक्ट आपके बॉडी के जितने पैरामीटर्स उनको नॉर्मल करने की कोशिश करती रहती है। और बहुत सारे केसेस में जो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ है, जो हार्ट से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, वो इस स्टेज में भी आ जाते हैं। तो जो हार्ट के जो भी पेशेंट्स हैं, वो उनको अगर डायबिटीज डिटेक्ट नहीं हुई है तो उनको ये नहीं समझना है कि आपको डायबिटीज नहीं है। आपको डायबिटीज ऑलरेडी डेवलप हो रही है। सिर्फ इतना हुआ है कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल है आपकी शुगर की से ज्यादा तेजी से बढ़ गया है, इसलिए आपके जो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के सिम्टम है वो पहले आ गए हैं। तो हार्ट अटैक होना भी आपकी डायबिटीज की निशानी है। और सबसे बड़ी चीज इसमें यह है कि यहाँ पे आपको सिम्टम दिखाई नहीं देते हैं। जब हमें सिम्टम दिखाई नहीं देते हैं तो हम तो नॉर्मली लोग इसके बारे में केयरलेस रहते हैं। और ये कंडीशन आपकी प्री डायबिटीज कंडीशन होती है। और आज की टाइम पे जितने केसेस डायबिटीज के हैं इंडिया में, 10 करोड़ केसेस डायबिटीज के हैं, और 40 करोड़ केसेस प्री डायबिटीज पे खड़े हुए हैं ऑलरेडी। दिस इज अ रियल शॉकिंग ट्रूथ। जितने डायबिटीज के ऑलरेडी रजिस्टर्ड पेशेंट्स हैं, उससे 3 गुना पेशेंट्स प्री डायबिटीज स्टेज पे खड़े हुए हैं, जिनकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल डेवलप हो रहा है, लेकिन बट दे आर केयरलेस अबाउट दैट। थिंक अबाउट इट। दूसरी स्टेज आती है जहां पे अब सिम्टम्स दिखना स्टार्ट हुए। वो सिम्टम्स क्या हैं कि इंक्रीज थर्स्ट, जल्दी जल्दी प्यास लगना, बार बार प्यास लगना, बार बार यूरिन जाना, वेट लॉस होना, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, विजन ब्लर हो जाना, फटीग होना, बार बार बेहोश होना, हमेशा कमजोरी फील होते रहना,
ये सारे चीज उसके सिम्टम्स हैं। और यहाँ पे आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर ने बोला टेस्ट करवाओ, और यहाँ पे आपकी डायबिटीज डिटेक्ट हो गई। रिमेम्बर, पहले 10 साल में सिर्फ आपकी डायबिटीज अनडिटेक्टेड रहती है। 10 साल बाद वो डायबिटीज डायग्नोस हुई और सिम्टम्स दिखाई देना शुरू हुए। तीसरी स्टेज आती है जहां पे आपके जो दूसरे कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज की वजह से, उसकी दवा खाने की वजह से जो दूसरे सिम्टम्स हैं वो दिखाई देना स्टार्ट होंगे। उसमें क्या होगा? कार्डियोवास्कुलर हेल्थ कंडीशन। अगर किसी को डायबिटीज आज की डेट में डायग्नोज हुई है 5 से 6 साल के अंदर, तो उसको हार्ट अटैक आएगा ही आएगा, भले ही एक साइलेंट हार्ट अटैक आए, लेकिन आना ही आना है। न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी। न्यूरोपैथी आपकी जो नर्व से रिलेटेड कंडीशन है, रेटिनोपैथी आई से रिलेटेड, नेफ्रोपैथी आपकी किडनी से रिलेटेड, ये सारी चीजें आनी ही आनी है। तो ये थर्ड स्टेज है। और उसके बाद फोर्थ स्टेज बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टेज है, जहाँ पे आपकी बॉडी पूरी तरह से खराब हो चुकी है। तो ये खराब होने में भी लगभग आप देख लो कि 20 से 25 साल का टाइम लगता है। और यहाँ पे सीरियस इमरजेंसी केसेस आते हैं, जैसे कार्डियक अरेस्ट आ जाना, किडनी फेलियर हो जाना, लिवर फेल होना, आपके विजन लॉस हो जाना, ये सारी चीजें फोर्थ स्टेज पे आएंगी ही आएंगी। तो अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ डायबिटीज है और मैं मेटफॉर्मिन खा के और सही हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होने वाला। अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल और अपने खाने को नहीं समझते हैं, उसको ठीक नहीं करते हैं, तो ये सारी कंडीशंस आनी ही आनी। तो क्या आप चाहेंगे कि आप या आपके परिवार में से कोई भी ऐसी कंडीशन तक पहुंचे? नहीं ना। अगर आप ये कंडीशन नहीं चाहते हैं, तो आपको समझना होगा कि ये सारी चीजें क्यों और कितनी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर हमारी सोसाइटी में ये सारी चीजें इतनी चैलेंजिंग क्यों हैं, और क्यों लोग 20-20 साल, 25-25 साल तक इसी एक चीज से जूझते रहते हैं और वो ठीक नहीं हो पाते। तो उसमें सबसे पहली चीज आती है कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कंडीशंस। क्योंकि जो हमारी सोसाइटी की जो कंडीशन है, हमारा जो माइंडसेट है, वो माइंडसेट ऐसा डेवलप हो चुका है जहां पे हम ये समझना ही नहीं चाहते कि इसका कोई दूसरा रास्ता भी होता है। हम इस ना सिर्फ समझना चाहते हम, बल्कि सोचना भी नहीं चाहते कि और आप अपने आसपास जाके लोगों से बात करके एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कंडीशंस क्यों बढ़ रही हैं। वो कंडीशंस इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि लोग इसके बारे में सोच ही नहीं रहे। उनको एक सिंपल सा इजी सोल्यूशन चाहिए कि मैं बस दवा खा लूं और हो जाए, बाकी मुझे कुछ भी ना करना पड़े। और वहीं से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। ये कंडीशन इतनी कॉम्प्लेक्स एक्चुअली होती नहीं है, बट दवा खा खा के वो सारी चीजें आप उतनी कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। मेरे जो मेंटर है वो हमेशा कहते हैं कि दवा खाना गलत नहीं है, लेकिन दवा खाते रहना गलत है। बीमार होना गलत नहीं है, लेकिन बीमार रहना गलत है। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इन दोनों लाइंस को भी समझ लिया, तो शायद आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आ सकते हैं। पहली, कि दवा खाना गलत नहीं है, दवा खाते रहना गलत है। और दूसरा, बीमार होना गलत नहीं है, बीमार रहना गलत है। तो क्या आप बीमार बीमार कोई भी हो सकता है, मैं भी होता हूँ, मुझे भी बुखार आता है, लेकिन मैं बीमार रहता नहीं हूँ। बुखार आता है, दूसरे दिन चला भी जाता है। लेकिन लोग कहते हैं कि डायबिटीज एक बार हो गई तो हमेशा रहेगी। ये भी गलत है, क्योंकि आप डायबिटीज को बीमारी समझ के बीमार रहते हैं। कहीं भी जाएंगे, किसी को भी बताएंगे तो बोलेंगे कि आई एम डायबिटिक। आप डायबिटीज को अपनी पहचान के साथ जोड़ लेते हैं, वो गलत है। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कंडीशंस को आपको समझना होगा कि ये चीजें उतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है जितनी आपको बताई जा रही हैं, अगर आप उनको सही तरीके से ट्रीट करते हैं। इंडिविजुअल वेरिएबिलिटीज, हर किसी की बॉडी इंडिविजुअल है, हर किसी के प्रॉब्लम्स इंडिविजुअल होती हैं, हर किसी को एक दवा सूट नहीं कर सकती। तो लेकिन क्या हो रहा है कि कोई भी आया, हर कोई वही एक कॉमन मेडिसिन खा रहा है कि ब्लड को पतला करने के लिए एस्पिरिन खाई जा रही है, ब्लड शुगर को मैनेज करने के लिए जो दवा खाई जा रही है मेटफॉर्मिन, वो खा रहे हैं। तो अगर हर किसी की बॉडी अलग है, हर किसी का रिएक्शन अलग है, तो हर किसी की दवा क्यों अलग नहीं हो सकती? दवाएं भी अलग है, ट्रीटमेंट भी अलग है। हमारे आयुर्वेद में इतने सारे ट्रीटमेंट है। हमारे
न्यूट्रोपैथी में इतने सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल है। हम उन पे फोकस करना ही नहीं चाहते। बस हमें किसी ने एक चीज बता दी कि ये चूरन खा लो, ये दवा खा लो, बस सही हो जाएगा। और हम ब्लाइंडली कॉपी करने लगते। कभी कभी रिजल्ट मिलते भी हैं, लेकिन वो रिजल्ट सस्टेनेबल नहीं होते, क्योंकि हम चीजों को समझ ही नहीं रहे हैं। हमने हम हमारे खाने खाने की आदतें वैसी हैं, हमने अपने खाने को नहीं चेंज किया। हमारी रेगुलर लाइफ स्टाइल की चीजें वैसी हैं, हम वो भी चेंज नहीं करते। जो लोग चेंज करते हैं उनको रिजल्ट मिलते भी हैं। देन लाइफ स्टाइल चेंजेस बहुत जरूरी है। देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूट्रिशन, हम खाने को नहीं समझते। एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कुछ दिनों पहले, उसमें साफ लिखा हुआ था कि फूड इज द मोस्ट अंडररेटेड ड्रग। खाना सबसे अंडररेटेड दवाई है दुनिया में। खाने की जो ताकत है, आपके खाने में जो ताकत है, वो शायद दुनिया की कोई दवाई नहीं कर सकती। जो आपका खाना आपका ट्रीटमेंट कर सकता है। लेकिन हम खाने को ही अब्यूज कर देते हैं, क्योंकि हम ऐसे गलत तरीकों से बनाते हैं और गलत चीजें ले रहे हैं। देन मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट, कंटिन्यूसली अगर हम अपनी कंडीशंस को मॉनिटर नहीं करते, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, एजुकेशन अवेयरनेस, ये सारी चीजें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमें लगता है कि अगर हम लोगों के साथ में उनकी बातें फॉलो नहीं करेंगे, या कहीं हम पार्टी में गए, वहां पे कोल्ड ड्रिंक मिल रही है, अब हम कोल्ड ड्रिंक नहीं पियेंगे तो हम पर्टिकुलर लोगों के ग्रुप में शामिल नहीं हो पाएंगे। ऐसा हमारा सोचना होता है। या हम समोसा कचौड़ी नहीं खा रहे हैं, तो हमें लगता है कि अरे सब हर कोई खा रहा है, मैं नहीं खा रहा हूँ, ये कहीं ये लोग मुझे अलग ना समझे, इस दबाव में भी खा लेते हैं। दैट इज फियर ऑफ मिसिंग आउट। लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस, ये लोगों को पता ही नहीं होता है। और हेल्थ हमें कहीं पढ़ाई भी नहीं जा रही, लोगों की गलती नहीं है। हमें फिजिक्स पढ़ाई जा रही है, हमें बायो पढ़ाई जा रही है, हमें शरीर के बारे में पढ़ाया जा रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पढ़ाया जा रहा कि जो हम सबसे ज्यादा जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है, कि खाना जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए, हम उसके बारे में पढ़ ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे। बहुत सारे बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि जो मेरे पास आते हैं, जो बायोलॉजी से रिलेटेड है, बायोटेक से रिलेटेड है, और वो मेरे पास आते हैं, और उनको बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी की समझ होती है, लेकिन खाने में उनके क्या है, ये उनको समझ नहीं होती है। रीजन कि हमें वो उन चीजों पे फोकस कराया ही नहीं गया। हमें फोकस कराया गया क्या, कि अरे बीमारी तो होगी, डॉक्टर है ना, डॉक्टर आपके लोग, डॉक्टर आपको दवा लिख देंगे, चिंता किस बात की है। और यहीं से सारी चीजें बिगड़ती हैं। तो इतना ही नहीं होता, सिर्फ, सॉरी, देयर इज समथिंग मिसिंग। तो अब ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, काम क्यों नहीं करती? यहाँ पे हमने देख लिया चैलेंजिंग क्यों है, और कंडीशन कॉम्प्लेक्सिटी की बढ़ती जाती है। लेकिन ये क्यों बढ़ रही है? ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, जिस तरीके से ट्रीटमेंट चल रहा है, वो काम क्यों नहीं कर रहा? जबकि दुनिया भर में सारे लोग भाई उसी पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम क्यों नहीं कर रहा? तो उसका रीजन है, सबसे पहले, क्योंकि आप जिस दवा को ले रहे हैं, वो दवा आपके सिर्फ सिम्टम को मैनेज कर रही है। उस दवा ने उस दवा को ये समझ नहीं है कि आपकी बॉडी में क्या चल रहा है। उस दवा को सिर्फ ये समझ है कि आपकी बॉडी में ब्लड शुगर हाई हुआ है, उस ब्लड शुगर को हमें कम करना है। और मेटफॉर्मिन सिर्फ यही कर रही है कि ब्लड शुगर हाई है, आपने मेटफॉर्मिन ली, तो उसने ब्लड से शुगर निकाल ली, एंड उसका काम खत्म। अब वो शुगर कहाँ रखी है, कहाँ डालनी है, कहाँ छोड़नी है, कोई मतलब नहीं है। उसका काम था ब्लड से शुगर निकालना, तो उसने शुगर निकाल ली। लेकिन वो शुगर आपके बॉडी में उस ब्लड में जा कैसे रही है, उसके बारे में वो सोचती ही नहीं है। तो बेसिकली जो काम हो रहा है, वो सिम्टम के ऊपर काम हो रहा है। आप डायबिटीज को ट्रीट कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि डायबिटीज को डेवलप होने में तो आपकी बॉडी में 10-12 साल लगे हैं।
वहां तक तो पता ही नहीं था। और वहां पे आपकी बॉडी उसको मैनेज कर रही थी। लेकिन बॉडी ने आपको सिम्टम तब दिए जब उसकी जब जब उसकी कंट्रोल से बाहर हो गया, उसके कंट्रोल से बाहर हुआ। तो आपने सोचा ही नहीं कि उन चीजों को मैनेज कैसे करना है, और सिर्फ आप सिम्टम को मैनेज कर रहे हैं, और जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। इसके बाद दूसरी चीज आती है आपकी साइड इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन। तो सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए जो आपने मेडिकेशन लिए, उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। एक डॉक्टर डॉक्टर मसारो इमोतो की मैंने बुक पढ़ी थी। उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ था, देयर इज नो medication which has zero side effects। लिटरली ही इज एमबीबीएस डॉक्टर और बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन उनका भी ये मानना है कि दुनिया में ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जिसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट ना हो, अगर वो नेचुरल सोर्सेज से नहीं है। अगर नॉन नेचुरल सोर्सेज से आई है और वो मेडिकेशन बनी है, तो ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जिसका साइड इफेक्ट ना हो। देन लैक ऑफ लाइफ स्टाइल इंटीग्रेशन। हम लाइफ स्टाइल को नहीं समझ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ इवन बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है कि लोग होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी करते हैं, लोग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी करते हैं। उससे उनको रिजल्ट भी मिलते हैं, ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं मिलते, कुछ टाइम तक उनको रिजल्ट भी मिलते हैं। लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि फिर से वो सारे ट्रीटमेंट छोड़ के और वो वहीं पे इंग्लिश ट्रीटमेंट, एलोपैथिक ट्रीटमेंट वापस लेने लग जाते हैं। और उनके मन में भी ये आ जाता है कि नहीं, हमें अंग्रेजी दवा तो खानी ही पड़ेगी। लेकिन और ऐसा इसलिए होता है कि आयुर्वेदिक दवाओं ने या मेडिकेशन या होम्योपैथिक मेडिकेशन ने कुछ तो उनकी बॉडी पे इफेक्ट डाला, लेकिन आपने अपने लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं किया, आपने अपने न्यूट्रिशन को नहीं समझा। इसकी वजह से आपकी बॉडी ने कुछ टाइम तो उन चीजों के साथ में कोऑपरेट किया, लेकिन वो कोऑपरेशन लंबे टाइम तक इसीलिए नहीं चल पाया क्योंकि आपने समझा ही नहीं उसको। अगर आप लाइफ स्टाइल को समझते हैं, लाइफ स्टाइल चेंजेस को समझते हैं, तो आप डेफिनेटली एक बड़ा चेंज ला सकते हैं। टेम्परेरी कंट्रोल, मैंने बताया कि सिम्टम मैनेजमेंट में क्या हो रहा है, सिर्फ आप प्रॉब्लम को टेम्परेरीली कंट्रोल कर रहे हैं। टेम्परेरी कंट्रोल का मतलब क्या है? अगर हम उसको ऐसे एग्जांपल से समझें कि मान लीजिए आपका घर है, राइट? तो घर में डेली सफाई होनी चाहिए, हम ये कहते हैं डेली सफाई होनी चाहिए। अब आपके घर में गेस्ट आने हैं, सपोज आपके पास टाइम नहीं है, राइट? तो आपने क्या किया? आपने झाड़ू लगाई और कूड़ा आपने बेड के नीचे छिपा दिया, बेड के नीचे कर दिया, साइड में कर दिया, सामने दिख नहीं रहा है, राइट? अब आपके यहाँ रेगुलर गेस्ट आ रहे हैं, तो आपको सफाई करने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप बार बार क्या कर रहे हो? झाड़ू लगाई, कूड़ा बेड के नीचे लगा दिया, झाड़ू लगाई, कूड़ा बेड के नीचे लगा दिया। कूड़ा घर से बाहर जा ही नहीं रहा है। हर बार कूड़ा बेड के नीचे जा रहा है, साइड में जा रहा है, सोफे के नीचे कर दिया, सामने दिखाई नहीं दे रहा है, राइट? थोड़े टाइम बाद क्या होगा? जो बेड के नीचे कूड़ा छिपा हुआ है, वो क्या होगा? वो सड़ने लगेगा, उसमें से स्मेल आने लगेगी। जब वो स्मेल आएगी तो क्या होगा? आप परेशान होंगे। फिर क्या होगा कि आप फिर थोड़े थोड़े दिन बाद फिर आप कोशिश करोगे किसी तरह कूड़ा बाहर निकले। अब जैसे ये कूड़ा बाहर निकलेगा, थोड़े टाइम के लिए आपका घर सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अपनी आदत आदत को चेंज नहीं किया, अगर आपने अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं किया, फिर क्या होगा? फिर आप वैसे ही कूड़ा लगाने लग जाएंगे। जैसे ही कूड़ा लगाने साइड में लग जाएंगे, जैसे ही बेड के नीचे कूड़ा लगाने लग जाएंगे, फिर से वही प्रॉब्लम आने लगेगी। तो एक बार घर साफ हो गया, घर साफ होने कूड़ा निकल गया, तो आपको स्मेल आनी कम हो गई, राइट? लेकिन फिर से अगर आपने अपनी आदतों को नहीं बदला, आप फिर से वहीं कूड़ा लगाने लगे, तो फिर से आप वहीं पहुंच जाएंगे। फिर से आपको एक बार ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी, वो ऑपरेशन चलाएंगे आप घर से कूड़ा बाहर करने के लिए। तो बेसिकली आप जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसमें आप यही कर रहे हैं कि आप बार बार जो भी शुगर है उसको निकाल के साइड में रख रहे हैं, शुगर निकाल के साइड में रख रहे हैं। जब वो शुगर आपकी जगह जगह पे जाके सड़ने लगी, कहीं आंख में पहुंच गई, कभी कहीं माइंड में पहुंच गई तो अल्जाइमर हो गया, आंख में पहुंच गई तो ग्लाकोमा हो गया, किडनी में पहुंच गई तो नेफ्रोपैथी हो गई, रेटिनोपैथी हो गई, तो वो वहां पे कूड़ा इकट्ठा हो गया, कूड़ा सड़ने लगा।
तो आप गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। आपने ऑपरेशन किया, उन्होंने ऑपरेशन किया, वो कूड़ा बाहर कर दिया, वहां से कूड़ा बाहर हो गया। अब आप सोच रहे हैं हाँ अब रिलीफ मिल गया, अब आराम मिल गया, लेकिन आपकी आदतें वही हैं, फिर से वही कूड़ा साइड में लगाने की आदत है। राइट। तो फिर क्या हुआ, फिर आपने वही मेडिसिन खानी शुरू की, फिर से वही ब्लड से शुगर निकलनी शुरू हुई, फिर से वो कहीं कहीं ना कहीं साइड में लगने लगी। इस बार फिर दूसरी जगह जाके इकट्ठा हो गया, अब वहां से स्मेल आने लगी, वहां वहां सड़ने लगा। तो ये एक प्रोसेस है जो कंटिन्यूअसली चलती जा रही है, चलती जा रही है, रिपीट होती जा रही है। क्यों? क्योंकि हम आदतों पे काम कर ही नहीं रहे, और इसीलिए ये वो जो ट्रीटमेंट है वो चलता चला जा रहा है। राइट। तो अगर आप इसका परमानेंट ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? आपको रोज के रोज कूड़ा बाहर निकालना होगा। अब रोज के रोज कूड़ा निकालने का मतलब, बाहर निकालने का मतलब ये नहीं कि रोज आप डॉक्टर के सामने जाके खड़े हो गए कि कूड़ा बाहर निकालो, ऑपरेशन कर दो, रोज रोज नहीं करवा सकते। तो रोज रोज करवाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? आपको ऐसा खाना खाना पड़ेगा जो आपकी बॉडी से कचरा साफ करे। ऐसी चीजें लेनी पड़ेंगी जिससे आपकी बॉडी डिटॉक्स हो, रेगुलर डिटॉक्स होती रहे। वो सारी चीजें जब आप लेंगे तो आपकी आपकी बॉडी से जो कचरा है वो आसानी से बाहर निकलने लगेगा, और आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, डॉक्टर के पास फिर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लैक ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स। हम इंतजार कर रहे होते हैं बैठ के कि बीमारी आएगी तब हम करेंगे। इंतजार कर रहे होते हैं, बीमारी आओ, आओ बीमारी, आओ मेरे अंदर आ जाओ, फिर हम घूमने चलेंगे, घूमने चलेंगे डॉक्टर के पास। हम इंतजार कर रहे होते हैं। जब बीमारी आ भी जाती है तो फिर हम एक बार डॉक्टर के पास बीमारी के साथ मस्त ड्राइव करके आते हैं, और ड्राइव करने के बाद वापस आते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर हम दवा खाते हैं, और फिर इंतजार करते हैं कि अब अगली बीमारी आएगी, फिर हम चलेंगे, फिर बड़े डॉक्टर के से मिलने जाएंगे, बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे, 5 स्टार हॉस्पिटल में, वहां जाके आराम से 4 दिन 5 दिन बिता के आएंगे। क्या आप वो इंतजार करना चाहते हैं? डू यू रियली वांट टू वेट फॉर दैट? तो अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो यू नीड टू डू द प्रिवेंशन ऑफ योर हेल्थ। देन इमीडिएट रिलीफ पे फोकस करना, आप जितनी जल्दी रिलीफ पाने की कोशिश करेंगे आप अपनी हेल्थ के गोल से उतनी ही दूर जाते जाएंगे, बिकॉज आपकी बॉडी को खराब होने में, आपकी बॉडी में बीमारी होने में इमीडिएट टाइम नहीं लगा है। एक्सीडेंट इज अ डिफरेंट थिंग। एक्सीडेंट हुआ, इमीडिएट प्रॉब्लम आ गई, हड्डी टूट गई या कुछ भी हो गया, तो वो इमीडिएट प्रॉब्लम है, तो उसके लिए इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए। लेकिन डायबिटीज आपकी बॉडी में इमीडिएट नहीं आई है, आने में 10-12 साल लगे हैं। और इसलिए जब वो इमीडिएट नहीं आई है तो आपको इमीडिएट रिजल्ट भी नहीं मिल सकता है। जितने साल आपकी बॉडी को खराब होने होने में लगे हैं उतने महीने तो दे सकते हो। साइकोलॉजिकल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आजकल बिल्कुल भी नहीं मिलता। बीमारी होने के बाद तो आपको ऐसे ऐसी कहानी सुनाई जाती हैं, और ऐसे ऐसी चीजें बता दी जाएंगी, डरा दी जाएंगी, और जिसको कुछ भी नहीं पता होगा वो सबसे ज्यादा बताएगा। जिसने जिंदगी में कभी एक्सरसाइज नहीं की होगी वो आपको एक्सरसाइज के सबसे सबसे बड़े नुकसान सबसे ज्यादा बताएगा, एक्सरसाइज क्यों नहीं करनी चाहिए। जिसने जिंदगी में कभी बैलेंस डाइट नहीं ली होगी वो डाइट के बारे में आपको पूरा गाइड कर देगा, और ऐसा डरा देगा कि पूछो मत। देन इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी हम नहीं समझते, किसी ने कुछ किया, उसको रिलीफ मिल गया, हमें लगता है कि हमें भी मिल जाएगा। ऐसा भी नहीं होगा, कुछ केसेस में हो रिलीफ मिल भी जाता है, कि हो सकता है कि आपकी बॉडी उसकी बॉडी के सिम्टम्स या कैरेक्टरिस्टिक्स सेम हो, इस वजह से फायदा मिल भी जाता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में फायदा नहीं मिलता है। तो यू नीड अ एक्सपर्ट। कुछ मिथ्स हैं। शुगर इज रिस्पॉन्सिबल, एब्सोल्युटली नो। शुगर इज नॉट responsible. Again, I am repeating, sugar is not responsible. What responsible is excessive sugar is responsible. आपकी बॉडी को कितनी शुगर चाहिए होती है एक दिन में? अगर आप अपनी ब्लड रिपोर्ट निकलवाते हैं तो उसमें क्या आता है? उसमें आता है 100 मिलीग्राम पर डेसी लीटर। 100 मिलीग्राम पर डेसी लीटर का मतलब होता है
कि अगर आप इसको एक्चुअल काउंट करें तो पर लीटर आपको 10 मिलीग्राम शुगर की जरूरत होती है। इससे पर लीटर आपको 10 ग्राम शुगर की जरूरत होती है, अगर आप इसको एक्चुअल कैलकुलेट करेंगे। अम, आपकी बॉडी में लगभग 5 लीटर ब्लड होता है। तो आपको ओवरऑल लगभग एक दिन में 10 ग्राम शुगर की एक नॉर्मल बॉडी को जरूरत होती है। नॉर्मल बॉडी की बात कर रहा हूँ, शुगर पेशेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो एक बॉडी को नॉर्मली 10 ग्राम की जरूरत होती है। नॉर्मली क्या होता है कि जब अगर हम मैं बहुत सारे पेशेंट्स को जब ट्रीट करता हूँ, मैं उनके जो रेगुलर डाइट को एनालाइज करता हूँ, तो वो दिन में 60 से 70 ग्राम शुगर का कंजम्पशन कर रहे होते हैं। दिस इज रियली शॉकिंग। आपकी बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है उससे 5 से 6 गुना कंजम्पशन कर रहे हैं। और दिस इज नॉट जस्ट शुगर। बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि अरे मुझे तो मीठा अच्छा ही नहीं लगता। मीठा अच्छा लगने की यहाँ पे बात ही नहीं है। आपकी बॉडी में जो शुगर जा रही है उसका अंदाजा ही नहीं है। हम थोड़े टाइम में उसमें बात करने वाले हैं कि आपकी बॉडी में शुगर कैसे जा रही है। आप मीठा नहीं भी खा रहे हैं तो भी शुगर जा रही है। आपको उस शुगर को आइडेंटिफाई करना है। देन वंस यू हैव डायबिटीज, लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन इज रिक्वायर्ड। मैंने अभी बताया कि अगर आप सिर्फ कूड़े को बेड के नीचे, सोफे के नीचे, दरी के नीचे छिपाते रहेंगे तो आपको लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन की जरूरत पड़ने वाली है। अगर आप इस कूड़े को छिपाने वाली आदत को बंद कर देंगे, डे टू डे में कूड़ा बाहर करते रहेंगे, डेली कूड़ा बाहर करते रहेंगे, ऐसी आदतें आप करेंगे, तो आपको लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। People with diabetes should avoid carbohydrates. Absolutely no. कार्बोहाइड्रेट बॉडी का एक बहुत एसेंशियल पार्ट है, आपकी डाइट का बहुत एसेंशियल पार्ट है, आपको लेना चाहिए। बट प्रॉब्लम इज कि पीपल आर टेकिंग ओनली कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट खराब नहीं है, लेकिन सिर्फ कार्बोहाइड्रेट लेना खराब है। आपकी जो प्लेट है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। बैलेंस्ड का मतलब है कि अगर आप दिन में 100 से 200 ग्राम 200 ग्राम खाना खा रहे हैं, तो इसमें से सिर्फ हार्डली 60 से 70 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। अगर 200 ग्राम खाना खाते हैं तो 60 से 70 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आप 200 ग्राम खाना खा रहे हैं तो उसमें से 180 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड? आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं और वहीं प्रॉब्लम आ रही है। आपको अपनी डाइट को बैलेंस करना होगा, तो कैसे करेंगे हम अभी उसको डिस्कस करेंगे। देन पीपल विद डायबिटीज हैव टू ईट डायबिटीज स्पेशल फूड। नो, 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 एब्सोल्युटली नो। जैसे लोग व्रत का खाना खाते हैं वैसे डायबिटीज का खाना भी लोग खाना शुरू कर देते हैं, जबकि डायबिटीज का ऐसा कोई खाना नहीं होता। आप सिंपल घर का खाना, नॉर्मल बैलेंस्ड फूड खा के भी आप डायबिटीज को बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं। ओनली ओवरवेट पीपल गेट डायबिटीज। मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे स्किनी पीपल आल्सो आर आल्सो हैविंग डायबिटीज। तो इसका ओवरवेट होने का डायबिटीज से रिलेशन है ऐसा नहीं है। रिलेशन है, डेफिनेटली है। बट केवल ओवरवेट पीपल्स को ही डायबिटीज होती है ऐसा भी नहीं है। स्किनी पीपल ऑल्सो गेट डायबिटीज वेरी सुन। फैमिली हिस्ट्री प्रिवेल्स। 10 to 20%, I agree, family history prevails, but most of the time family history is not that important. आपके जो जेनेटिक्स हैं वो हार्डली 10 से 20% रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा 70 to 80% चीजें सिर्फ आपकी आदतों पे डिपेंड करती हैं कि आप कैसे अपनी लाइफ स्टाइल को मैनेज कर रहे हैं, कैसे अपने खाने को मैनेज कर रहे हैं। तो अगर आप इन सारी चीजों को समझ जाते हैं कि शुगर इज एब्सोल्युटली नॉट रिस्पॉन्सिबल, एक्सेसिव शुगर इज रिस्पॉन्सिबल। मैंने बताया कि नॉर्मली लोग अपनी डेली रिक्वायरमेंट से लगभग 6 से 7 गुनी शुगर कंज्यूम कर रहे होते हैं। इस वजह से प्रॉब्लम आती है। अगर आप आपकी बॉडी को हार्डली 10 ग्राम शुगर की जरूरत होती है एक दिन में, अगर आप इससे 10 से 15 ग्राम कर लेते हैं तो भी ठीक है। लेकिन अगर
50 ग्राम 60 ग्राम शुगर आप ले रहे हैं? एब्सोल्युटली नो। आजकल तो मीन्स मैं देखता हूँ कि छोटे बच्चों की डाइट में इतनी ज्यादा शुगर हो गई है, वो हॉर्लिक्स और बॉर्नवीटा और कॉम्प्लान के नाम पे जो सिर्फ शुगर बिक रही है भगोरी। उसमें, वो भी आपको वापिस इतनी गलत पड़ी है नुकसान करती है कि कपड़ा। कुछ कहने को नहीं। छोटे बच्चों की डाइट में जिनको हार्डली 10 से 15 ग्राम शुगर की जरूरत होती है, वो भी एक दिन में 55 से 60 ग्राम शुगर का कंजम्पशन कर रहे हैं, जो कि अरे छोटे, ओए। जिससे जिसकी वजह से छोटे बच्चों में भी डायबिटीज बहुत तेजी से डेवलप हो रही है। तो हमें ये सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है। अब अगर हम इन चीजों को आगे समझते हैं, तो ये सारी चीजें हमें बहुत हेल्प करने वाली हैं। कुछ कॉमन मिस्टेक्स। सबसे पहले, जल्दी से जल्दी रिजल्ट पाने की हमें ललक होती है कि हमें इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, और इसलिए कोई प्लानिंग नहीं करते हैं। जिसने जो बताया बस इमीडिएटली खा लिया। मैंने फिर से बताया कि डायबिटीज को डेवलप होने में आपकी बॉडी को 10 से 12 साल लगे हैं। तो ये 10 से 12 दिन में ठीक नहीं होने वाली। आपको 10-12 हफ्ते कम से कम देने पड़ेंगे। 12 हफ्ते आपको आपको अपनी बॉडी को टाइम देना पड़ेगा, तब ये चीजें कंट्रोल में आती हैं। इंक्रीज्ड लेवल्स ऑफ स्ट्रेस, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना। देन डाइट की इंपॉर्टेंस को ना समझना। देन गाइडेंस में कंफ्यूजन रहना, या अलग अलग जगहों से ऐसे गाइडेंस लेना जो कि आपसे रिलेटेड हैं ही नहीं, या ऐसे सिनेरियो से गाइडेंस लेना जहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है, सिर्फ किसी ने कुछ बताया और आपने उसको फॉलो कर लिया। दैट इज नॉट एब्सोल्युटली गोइंग टू वर्क। तो मेडिकेशन पे ही सिर्फ रिलाय रहना, तो ये सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आती है। और ओवरऑल वर्ल्ड है वो डायबिटीज को फेस कर रहा है। और ये जब तक आप ये चीजें नहीं समझेंगे, अगर अब तक के सेक्शन में आपको कुछ डाउट रहा हो, क्योंकि ये जो हमारा पहला सेक्शन था जिसको अभी हमने 1 घंटे में कवर किया है, दैट सेक्शन वाज अबाउट हाउ डायबिटीज इज बीइंग डेवलप्ड अराउंड द सोसाइटी। अगर आपको इस बारे में कुछ क्वेश्चन करना हो, कुछ पूछना हो, तो आप मुझे चैट में पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर। ओके, अमित जी का क्वेश्चन आया है कि हम अपनी डाइट को बैलेंस कैसे बना सकते हैं। तो अमित जी, हम डाइट को कैसे बैलेंस बनाएंगे, हम इसके बारे में अभी थोड़ी देर में सेक्शन, जो हमारा सेकंड सेक्शन है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि डायबिटीज को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। अमित जी, डायबिटीज को कंट्रोल होने में, अमित जी का क्वेश्चन है कि डायबिटीज को कंट्रोल होने में कितना टाइम लगता है। अमित जी, पहली चीज, देर इज नो सर्टेन टाइम लिमिट की ये कितना होता है। ये डिपेंड करता है कमिटमेंट पे। एंड दूसरा डिपेंड डिपेंड करता है कि हाउ यू टेक द थिंग्स, राइट। ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करता हूं, तो 3 से 4 महीने बॉडी को बैलेंस में आने में लगते हैं। 3 से 4 महीने, इतना टाइम आपको देना पड़ेगा। अगर आप इतना टाइम दे सकते हैं, तभी कोई भी डाइट प्लान, कोई भी लाइफ स्टाइल चेंजेस आपके ऊपर वर्क करने वाले हैं। क्योंकि इनिशियल इनिशियल स्टेज में क्या होता है कि जब आप ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, तो एकदम से एडवर्स सिम्टम दिखाई देते हैं और ज्यादातर लोग वहीं से बैक होने लगते हैं। वो एडवर्स सिम्टम ही सबसे ज्यादा डराने वाले होते हैं, जिसकी वजह से लोग छोड़ देते हैं। तो अगर आप वहां से आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, तो लगभग 3 से 4 महीने में पूरी तरह से ये कंट्रोल हो जाती है। मेरे पास कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहाँ पे 6 महीने भी लगे, जिनको लगभग 25 से 30 साल तक की बीमारी थी। तो 30 साल में वो कंडीशन बहुत ज्यादा सीवियर हो जाती है, जहाँ पे बॉडी एकदम खराब हो चुकी होती है। तो अगर वो कंडीशन आती है, तो डेफिनेटली 6-7 महीने भी लग सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में 3 से 4 महीने में बॉडी अपने आप बैलेंस में आ जाती है। ओके, ग्रेट, लेट्स कंटिन्यू। हम आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आया है। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा कौन से फूड में होता है जो नहीं खाना चाहिए? ओके, तो
मीनाक्षी जी, कार्बोहाइड्रेट बेसिकली आप जो कुछ खा रहे हैं उसमें बैलेंस में खाना होता है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या होता है कि जो हमारी जनरल लाइफ स्टाइल है, जनरल लाइफ स्टाइल में अगर आप ब्रेड देखते हैं, गेहूं देखते हैं, चावल देखते हैं, इन सब में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होता है, राइट। लेकिन अगर आप इसको दूसरे ग्रेन्स के साथ में कंबाइन करते हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट की लेवल मैनेज हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे केसेस में जब लोग आते हैं तो कहते हैं कि हमें क्या गेहूं खाना छोड़ देना पड़ेगा, या बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि गेहूं खाना गलत है। मैं कभी नहीं कहता कि गेहूं खाना गलत है, लेकिन अगर आप सिर्फ गेहूं खा रहे हैं तो गलत है, अगर आप सिर्फ गेहूं का आटा खा रहे हैं तो गलत है। गेहूं भी आपकी बॉडी में बहुत बहुत अच्छे रोल प्ले करता है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि आप उसकी कितनी मात्रा ले रहे हैं। अगर आप डिफरेंट वैरायटी ऑफ चीजें ले रहे हैं, जैसे अगर आप मक्का ले रहे हैं, ज्वार ले रहे हैं, जवार ले रहे हैं, बाजरा ले रहे हैं, और ये सारी चीजें अगर आप ले रहे हैं तो आप उन सारी चीजों को आराम से मैनेज कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या चीज आता है कि हम उसका कितना अमाउंट ले रहे हैं। जब आप खाना खाने बैठते हैं तो आपकी प्लेट में ज्यादा क्या है, कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है या फाइबर है। मोस्टली अगर इंडियन डाइट डाइट हम देखते हैं, इसके बारे में भी थोड़ी देर में बात करेंगे, कि मोस्टली अगर हम इंडियन डाइट देखते हैं तो इंडियन डाइट में ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। मतलब हम ज्यादा चावल लेके बैठते हैं, ज्यादा रोटी लेके बैठते हैं, तो लगभग 60 to 70% हम कार्बोहाइड्रेट ही खा रहे होते हैं। होना क्या चाहिए, पहले के टाइम में लोग इतना खा लेते थे क्योंकि उनका फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा होता था, उनको खेतों में जाना होता था या बाहर काम करना होता था, मेहनत वाले काम करने होते थे। लेकिन आज के टाइम पे उतना मेहनत वाला काम नहीं बचा है। तो क्या करना है कि आपको डाइट को उसके अकॉर्डिंग मैनेज करना है। तो डाइट को मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप जो भी रोटी या चावल खा रहे हैं उसके अमाउंट को कम कीजिए। आपकी प्लेट में हार्डली 30 to 40% गेहूं या राइस होने चाहिए, और 32 और लगभग 30% ही आपके प्लेट में आपकी सैलेड होनी चाहिए। मतलब जितनी आप रोटी खा रहे हैं उतने वेट में आपको सैलेड भी लेने हैं। जब उतनी वेट का सैलेड लेंगे और साथ में फिर बाकी बचे में आपको प्रोटीन भी लेना है, तो प्रोटीन क्या करेगा कि आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगने देगा। फाइबर जो होगा, सैलेड होगा, वो आपको जो भी खाना है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट है वो बहुत जल्द बहुत तेजी से आपके बॉडी आपके ब्लड में शुगर को रिलीज करता है। लेकिन अगर फाइबर आपके खाने में होगा तो वो उस शुगर रिलीज को रोक देगा, धीरे धीरे रिलीज करेगा, जिसकी वजह से आपका जो शुगर का स्पाइक है वो नहीं होगा। तो कोई भी ऐसा फूड नहीं है जो मैं ये कह दूं कि आपको नहीं खाना चाहिए, मैं कभी नहीं कहता। मेन चीज है कि आपको चीजें बैलेंस में खानी चाहिए। अब जैसे बहुत सारे लोगों में मैंने देखा है कि घर में खिचड़ी बनती है। अब खिचड़ी में क्या है कि 3 कटोरी चावल पड़ेंगे, 1 कटोरी दाल पड़ेगी। अब जब ऐसी खिचड़ी आप खाओगे तो ऑब्वियसली आप ये मान लो कि 75% अगर पूरा मिक्स कर लें तो उसमें 75% कार्बोहाइड्रेट है, जो कि गलत है। तो आपको क्या करना होगा, आप जितनी खिचड़ी डाल रहे हैं, जितनी दाल डाल रहे हैं, उतनी ही आपको राइस भी डालने होंगे, राइट। तो अगर तो उससे आपका जो 50% पार्ट है वो मैनेज हो जाएगा। तो 50% राइस होंगे, 50% आपकी दाल हो जाएगी। वो अगर आप खिचड़ी खाएंगे तो आपको कंपैरेटिवली कम कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। यहाँ पे 50-50% पार्ट हो गया। अब इसी में अगर आप थोड़ी सी सब्जियां भी ऐड कर देते हैं, जो आप साथ में पका सकते हैं, तो वो जो कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज जो अभी 50% आ रहा है वो और भी कम हो जाएगा। तो जब आप खिचड़ी बनाए तो जितनी दाल डालें उतनी ही चावल डालें, साथ में सब्जियां डाल दें, उतनी ही सब्जियां भी डाल दें। तो 33 33 33% हो जाएगा। तो आपके जो पोर्शन है वो बहुत बहुत आसानी से मैनेज हो जाएगा। आर यू गेटिंग, डिड आई मेक माई सेल्फ क्लियर? ओके, ग्रेट। तो हम अपने अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज नो योर डायबिटीज, की डायबिटीज को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, राइट। तो डायबिटीज को मैनेज करने के लिए सबसे पहला आता है, सबसे पहली स्टेज होती प्री डायबिटीज। प्री डायबिटीज, जहाँ पे मैंने बताया, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि प्री डायबिटीज में कोई
सिम्टम आपको दिखाई नहीं देगा। बहुत बार ये जेनेटिक्स होता है, एज फैक्टर मैनेज करता है, आपका लाइफ स्टाइल मैनेज करता है। जैसे जैसे आपका वजन बढ़ेगा वो चीजें मैनेज मैनेज होती हैं। हाई बीपी प्री डायबिटीज स्टेज में आने लगता है। आपका जो लिपिड प्रोफाइल है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना है, वो भी इसमें आने लगता है। पीसीओएस पीसीओडी जो मेनली लेडीज में प्रॉब्लम होती है, जो इरेगुलर पीरियड्स होते हैं या बैड हार्मोनल हार्मोनल लेवल होता है। बाल झड़ना भी इसमें भी इसका पार्ट हो सकता है। ब्लड विजन भी इसका पार्ट हो सकता है। तो ये सारे ऐसे साइड सिम्टम्स हैं जो प्री डायबिटीज में आते हैं, जहां पे आपको ये लगता है कि नहीं, अभी मुझे डायबिटीज नहीं हुई। लेकिन अगर आपको हाई बीपी आ रहा है तो भी आप डायबिटीज की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल गड़बड़ आ रहा है तो भी आप डायबिटीज की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आप को ओबेसिटी हो रही तो भी आप डायबिटीज की तरफ बढ़ रहे हैं। राइट, ये प्री डायबिटीज है। और इसके सिम्टम्स हैं, ज्यादातर इसके सिम्टम्स नहीं होते हैं। अक्सर आपको डार्क स्किन पैचेस दिखाई देना, नेक के अराउंड दिखाई देना या आर्म्स में दिखाई देना। देन इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत तेजी से डेवलप होता है। देन टाइप 1 डायबिटीज, जिसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। टाइप 1 डायबिटीज का नॉर्मली जो ट्रीटमेंट होता है वो तो लोग वही करते हैं कि उसको इंसुलिन लेना है और इंसुलिन के थ्रू ही मैनेज करना है। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज में का जो ट्रीटमेंट होता है उसमें बेसिकली टाइप 1 डायबिटीज में होता है कि जो आपकी जो बीटा सेल जनरेशन है, जो कि आपके पैनक्रियाज करते हैं, जिसको हम इंसुलिन बोलते हैं, बीटा सेल जनरेशन आपका नहीं होता है। तो और वहां पे एक उससे भी खतरनाक कंडीशन ये होती है कि जो आपका जो इम्यून है वो बीटा सेल जनरेशन को इफेक्ट होता है। अगर आपका जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन बनाने भी लगे तो आपका इम्यून सिस्टम है उसको डीएक्टिवेट करने में लग जाता है। मतलब आपका इम्यून खुद ही आपकी बॉडी पे अटैक कर रहा होता है। आजकल ऑटो इम्यून कंडीशंस बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं। और ये नॉर्मली इसलिए केसेस टाइप 1 के भी आने लगे हैं। राइट। तो बेसिकली इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो उसमें डायबिटीज की तरह होता है, लेकिन डायबिटीज के अलावा इसमें इम्यून सिस्टम पे भी काम करना होता है। जो 99% जो डायबिटीज के केसेस होते हैं वो टाइप 2 डायबिटीज के होते हैं। जैसा मैंने बताया कि 10 से 15 साल इसको आपकी बॉडी में डेवलप होने में लगते हैं। आपके जो पैनक्रियाज में जो बीटा सेल जनरेट जनरेट होते हैं वो ओवर प्रोडक्शन होने लगते हैं। नॉर्मली अंडरस्टैंड दिस थिंग, नॉर्मली डायबिटीज में लोग इंसुलिन लेते हैं और उनका ये तर्क होता है कि आपकी की बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही है, इसलिए उनको बाहर से इंसुलिन की जरूरत पड़ रही है। बट रियलिटी ये है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन का ओवर प्रोडक्शन हो रहा है। अब वो इंसुलिन का ओवर प्रोडक्शन वो पैनक्रियाज इसलिए कर रहा है कि आपकी बॉडी में जो भी शुगर है वो सेल्स में नहीं जा पा रही है। और उसको मैनेज करने के लिए आपके जो पैनक्रियाज हैं वो इंसुलिन का प्रोडक्शन करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। और इस वजह से वो आपकी शुगर मैनेज नहीं हो रही है। तो जितने भी लोग इंसुलिन ले रहे हैं उनको ये नहीं समझना है कि उनकी आपकी बॉडी ने इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद कर दिया है। इंसुलिन का ओवर प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन आपकी बॉडी इंसुलिन को पहचान नहीं पा रही है, और इसीलिए जैसे इंसुलिन लेना स्टार्ट करते हैं उसके बहुत सारे दूसरे साइड इफेक्ट भी होने लगते हैं। लीड टू हाइपरग्लाइसेमिया, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कंडीशन होती है। इसमें मेटाबॉलिज्म भी इफेक्ट हो जाता है, फ्री फैटी एसिड्स भी जनरेट होते हैं। तो ठीक है, ये सब होता है तो हमें हमें करना क्या है? रिलैक्स रिलैक्स। मैं उन सारी चीजों पे अभी आता हूँ कि आपको करना क्या है। करना यह है कि आपको पहली चीज कि आपको कूड़ा बेड के नीचे नहीं लगाना है। अब मैं उसी पे आता हूँ कि आपको कूड़ा बेड के नीचे कैसे नहीं लगाना है। वो आप कैसे कर सकते हैं कि कूड़ा बेड के नीचे आपको लगाने की नौबत ना आए। आप जितनी बार भी आप कूड़ा साफ करने जाएं तो कूड़ा आपकी बॉडी से बाहर हो, ये आपको इंश्योर करना है। अब इसको इंश्योर करने में सबसे बड़ी जो एक चीज आती है वो होती है क्रेविंग। अभी क्रेविंग, बहुत बार लोग जब मुझसे बात करते हैं वो कहते हैं कि अरे मुझे चाय की क्रेविंग हो रही है, या मीठे की क्रेविंग हो रही है, या कुछ भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है, कुछ दे दो। अब इसमें सबसे पहले क्रेविंग गलत नहीं है, आपको खुश होना चाहिए कि आपकी बॉडी आपसे बात कर रही है। योर बॉडी इज कैपेबल ऑफ कम्युनिकेटिंग विद यू।
आपकी बॉडी में कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा है, खुश हो जाओ, क्रेविंग। अब क्रेविंग क्यों होती है? क्रेविंग बेसिकली इसलिए होती है, हमें भूख जल्दी जल्दी इसलिए लगती है कि हमें बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। फॉर एग्जाम्पल, सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो नॉर्मली अगर रात में 8-9 बजे किसी ने खाना खाया है, उसके बाद 10-11 बजे वो सोया जाके सुबह उठा 7-8 बजे, तो क्या हुआ कि अब उसको भूख लगेगी। और क्योंकि वहां पे रात भर रात में आपकी बॉडी की क्लीनिंग भी होती है, तो सुबह आपकी बॉडी से थोड़ा सा जो कचरा है वो स्टूल के फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में निकल गया। अब इसके बाद आपकी बॉडी 8-9 बजे रेडी है कि लाओ, खाना लाओ, मुझे न्यूट्रिशन चाहिए। अब न्यूट्रिशन में आपने क्या किया? आपने उठाया बिस्किट का पैकेट, खोला और डाला मुंह में। जैसे ही वो पेट के अंदर गया, बॉडी खुश हुई, यस कुछ मिला, कुछ मिला। उसने उसको डाइजेस्ट करना शुरू किया, लेकिन बिस्किट में क्या है? बिस्किट में है शुगर, बिस्किट में है पाम ऑयल, बिस्किट में है मैदा। बेसिकली उसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं। आपकी बॉडी को थोड़ी देर में समझ में आ गया कि अरे यार, ये तो नकली माल है, ये क्या डुप्लीकेट। मैं तो सोच रहा था कि इंडिया का ओरिजिनल माल मिलेगा, तो चाइना का माल पकड़ा दिया। और जैसे ही उसको पता लगा कि ये तो चाइना का माल आ गया, बेकार है, मुझे कुछ और चाहिए, फिर से वो माइंड को सिग्नल भेजेगा कि नहीं, कुछ और लाओ, कुछ और लाओ, अभी भूख लगी है। तो अब तो आपकी बॉडी को सिग्नल मिला, फिर से अब आपको फील हुआ कि भूख लगी है। अब जब भूख लगी तो फिर से क्या हुआ? आप आपने कुछ जैसे आपने खा लिया, क्या खाया? आपने पराठा खाया। अब पराठे में खूब सारा ऊपर ऊपर उसमें बटर लगाया, और उसको चाय के साथ में खाना शुरू किया। अब जैसे ही वो बॉडी के अंदर गया, बॉडी खुश हुई, यस कुछ मिला, फिर कुछ आया, फिर कुछ आया। बॉडी ने उसको डाइजेस्ट किया, यार थोड़ा 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 मिला। अब बॉडी को न्यूट्रिशन की जरूरत है, रिमेंबर, बॉडी को न्यूट्रिशन की जरूरत है। आप क्या दे रहे हो उसको? सिर्फ कार्ब्स दे रहे हो, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट दे रहे हो। बॉडी को प्रोटीन भी चाहिए, बॉडी को फाइबर भी चाहिए, बॉडी को मिनरल भी चाहिए, बॉडी को सब कुछ चाहिए, लेकिन आप क्या दे रहे हो? सिर्फ उसको नकली माल दे रहे हो, चाइना का माल पकड़ा रहे हो। राइट? तो क्या होगा? इस तरह से बॉडी बार बार आपको मैसेज भेजेगी। आप उसको कुछ डालेंगे, फिर मैसेज भेजेगी, फिर आप उसमें कुछ डालेंगे, फिर मैसेज भेजेगी। और ये जो साइकिल है, ये चलती रहती है, चलती रहती है। और हमें लगता है कि हमारी बॉडी में क्रेविंग होती जा रही है, होती जा रही है, क्रेविंग होती जा रही है। और हम उस साइकिल में फंसे रहते हैं। और हमें लगता है, तो अब इसमें करना क्या होगा? अब इसमें तो क्रेविंग कैन अकर ड्यू टू साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर। अब इसमें सिर्फ यही ये मैंने आपको एक सिनेरियो समझाया, उसको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। तो ये एक सिनेरियो है। नॉर्मली अब जैसे रात में अगर आप बहुत देर तक जगे हैं, या रात में ठीक से नहीं सो पाए हैं, तो भी बॉडी अननेसेसरी हाई शुगर फूड की या हाई सोडियम फूड की डिमांड करती है। राइट? तो उसमें फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं। देन फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स में आपका शुगर लेवल लेवल फ्लक्चुएशन। तो जैसे आप हाई हाई कार्बोहाइड्रेट फूड खाते हैं, तो जब आप कार्बोहाइड्रेट फूड खा रहे हैं, तो जब वो आपकी बॉडी में जाता है, तो बॉडी कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रही है। राइट? अगेन, इसीलिए मैंने लास्ट टू लास्ट स्लाइड में बोला था कि शुगर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल। आप कार्बोहाइड्रेट जो लगातार खाते चले जा रहे हैं, वो रेस्पॉन्सिबल है। तो आप जो कुछ भी खा रहे हैं, चाहे आप बिस्किट खा रहे हैं, आप भले ही नमकीन बिस्किट खा रहे हैं, फिर भी आप बिस्किट खा रहे हो, या आप पराठा खा रहे हो, या आप राइस खा रहे हो, जो कुछ खा रहे हैं, वो जब आपकी बॉडी में जाता है, तो वो ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और वो जब ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करेगा। जब पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करेगा, तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट ही कार्बोहाइड्रेट खाते रहेंगे, तो जरूरत से ज्यादा इंसुलिन का प्रोडक्शन बॉडी में होगा। और एक इससे क्या होगा कि शुगर लेवल फ्लक्चुएशन होने लगेगा। जब शुगर लेवल फ्लक्चुएशन होगा, आप ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाले फूड खाएंगे, तो शुगर लेवल बहुत तेजी से ऊपर नीचे जाएगा। तो जैसे ही आपने बिस्किट खाया, एकदम से शुगर लेवल ऊपर गया, आपको लगा कुछ अच्छा लगा, कुछ अच्छा आया, कुछ अच्छा फील हुआ,
लेकिन बॉडी ने एकदम से उसको रिजेक्ट किया, फिर से शुगर लेवल डाउन। फिर आपने पराठा खाया, फिर से शुगर लेवल हाई हुआ, फिर एकदम से डाउन हुआ। तो यही चीज होती है जब आप बार बार खा रहे हैं। दूसरा साइकोलॉजिकल फैक्टर इसमें क्या होता है, स्ट्रेस लेवल्स। तो स्ट्रेस लेवल्स में क्या होता है कि अगर आप हेल्दी चीजें भी खा रहे हैं लेकिन स्ट्रेस हाई है, तो उन हेल्दी चीजों को बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, या उसकी जो न्यूट्रिशन है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही है, राइट। तो जब जब लोगों को डायबिटीज हो जाती है तो बहुत बहुत ज्यादा फूड रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो फूड हमें पसंद है हम उनको खाने की तरफ ललचाई नजरों से देखते हैं लेकिन खा नहीं पाते हैं। बेसिकली ओवरऑल एक स्ट्रेस बना रहता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। देन इमोशनल ईटिंग, कंफर्ट फूड, हार्मोनल इन्फ्लुएंस। जो इसकी वजह से क्या होता है, जब हमारे स्ट्रेस लेवल्स हाई होते हैं तो क्या होता है कि जो आपका जो हंगर हार्मोन है जिसको हम बोलते हैं लेप्टिन हार्मोन, जो कि आपको भूख लगाने में मदद करता है, लेप्टिन। और सटाइटी हार्मोन आपका ग्रेलिन होता है, जब आपको पेट भर जाता है तो वो माइंड को मैसेज भेजता है, ग्रेलिन हार्मोन। वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो दोनों दोनों हार्मोन्स का ही काम है। वो हार्मोन जब रिलीज होते हैं तो तभी आपको भूख लगती है, और खाना खाने के बाद जब जो आपका ग्रेलिन हार्मोन है वो रिलीज होता है, तब आपको मैसेज मिलता है कि हाँ अब मेरा पेट भर गया है। डकार आना भी उसका एक सिम्टम होता है। तो ये हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं। जब ये हार्मोनल इम्बैलेंस होगा तो क्या होगा, आपको सही टाइम पे भूख नहीं लगेगी, जल्दी जल्दी भूख लगेगी, और आप खाते रहेंगे लेकिन आपकी सटाइटी नहीं आएगी, आपका ग्रेलिन हार्मोन रिलीज नहीं होगा, तो आप जरूरत से ज्यादा खाएंगे। देन इंक्रीज ऑफ स्ट्रेस हॉर्मोन्स, जो आपका कॉर्टिजोल हार्मोन है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आप हाई शुगरी फूड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपका मन होगा कि हम ज्यादा शुगर वाली चीजें खाएं, राइट। तो ये सारी चीजें होती हैं जिस क्रेविंग में। तो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द क्रेविंग क्रेविंग नाउ? क्रेविंग को आप समझ पा रहे हैं? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन मैसेज मी एज सुन आई सी। मैं उस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूंगा। सो अगर हम खाने को समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले इसमें आता है कि आप अपने न्यूट्रिशन को कैसे बैलेंस करेंगे। बहुत बार केसेस में क्या होता है कि जब मेरे पास लोग आते हैं तो वो बोलते हैं कि मैं तो घर का ही खाना खाता हूँ। ज्यादातर जो लेडीज होती हैं वो मेरे से यही बोलती हैं कि मैं तो घर का ही खाना खाती हूँ, फिर भी मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। मैंने बार बार बताया है कि घर का खाना डजेंट ऑलवेज मीन द बैलेंस्ड डाइट। घर के खानों में भी आज के टाइम पे अगर मैं हम देखते हैं तो ज्यादातर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज होती हैं, बिकॉज ऑफ द कुकिंग मेथड, बिकॉज ऑफ नॉट नोइंग द राइट थिंग्स, राइट। तो घर के खाने में डायबिटिक कंडीशन डज नॉट रिक्वायर डायबिटीज स्पेशल फूड। अब यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में बात करने वाला हूँ कि आपकी बॉडी को कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। तो सबसे पहले क्या आता है आपका, इसमें सबसे पहला जो होता है आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी को एनर्जी देता है, ये जरूरी है। बहुत सारे लोग रिस्ट्रिक्टेड कार्बोहाइड्रेट डाइट पे चले जाते हैं, बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट आपके माइंड की डाइट है। कार्बोहाइड्रेट से आपका जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो जनरेट होता है। तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट नहीं खाएंगे तो ये सारी चीजें आने लगेंगी। देन तो कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी को एनर्जी देता है। देन दूसरा आता है आपको प्रोटीन। प्रोटीन आपको लंबे समय तक भूख ना लगने में मदद करता है। तो बहुत सारे लोगों की जो ये शिकायत होती है कि मुझे बार बार भूख लगती है इसलिए मुझे खाना पड़ता है, हर थोड़ी देर में भूख लगती है। तो उसका पर्पस, तो उसके पीछे यही रीजन होता है कि आपके खाने में प्रोटीन नहीं है। जब वो प्रोटीन नहीं होता है तो आपका जो खाना है वो अब जो बॉडी है बार बार प्रोटीन की डिमांड कर रही होती है, लेकिन हम उसको प्रोटीन नहीं देते। प्रोटीन के अलावा बाकी सब कुछ दे रहे हैं। हम उसको कार्ब्स भी दे रहे हैं, फैट भी दे रहे हैं, फाइबर भी नहीं देते हैं। हम मोस्टली कार्ब्स और फैट दे रहे हैं, वो भी ट्रांस फैट दे रहे हैं। फैट भी जरूरी है लेकिन कौन सा फैट है उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन प्रोटीन जरूरी इसलिए है कि वो हमें लंबे समय तक फुल रखता है। इसलिए कहा जाता है कि हमें अपने हर मील में 15 से 20 ग्राम प्रोटीन चाहिए ही चाहिए, जिससे हमें देर तक भूख ना लगे। देन फैट इनहेंस फैट, तो फैट में भी आपका सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट होता है, ये आपको लेना है। तो इसमें क्या होता है, जैसे घी है सैचुरेटेड फैट है,
वो आपको लेना है। घी है, मक्खन है, डेफिनेटली आप 1 से 2 चम्मच ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेली ले सकते हैं, आप किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, आप घी ले सकते हैं। देन अनसैचुरेटेड फैट में क्या आता है आपके, जो आपके जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसमें जो फैट होता है वो अनसैचुरेटेड फैट होता है, वो भी आपको लेना है, राइट। कौन सा फैट नहीं लेना है, वो है ट्रांस फैट। सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट ऊपर वाले ने बनाए हैं, भगवान ने बनाए हैं। लेकिन जो ट्रांस फैट है वो इंसान ने बनाया है, वो नहीं लेना है। तो ट्रांस फैट में क्या है, जितने आपके प्रोसेस्ड फूड्स हैं, जितने आपके पैकेज्ड फूड्स हैं, वो सारे ट्रांस फैट से भरे पड़े हैं, आपको वो नहीं लेना है। देन फाइबर, फाइबर इसलिए जरूरी है। अब यहाँ पे हमें हमने अभी बात की थी कार्बोहाइड्रेट, ये आपको एनर्जी देता है, और कार्बोहाइड्रेट जब आपके बॉडी में डिसॉल्व होता है तो वो ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो अगर आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, अगर आपके बॉडी में 70 to 80% कार्बोहाइड्रेट ही है, तो क्या होगा, ये एकदम से डाइजेस्ट होके और एकदम से शुगर आपके खून में रिलीज करेगा, रिजल्ट होगा कि एकदम से ब्लड शुगर स्पाइक हो जाएगा। लेकिन जब आप खाने में जितना कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं उतना ही फाइबर लेंगे, तो अगर आप 30 से 40 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो उतना ही आपको फाइबर भी लेना है। तो फाइबर में आपका कुकुम्बर, कैरेट, कैप्सिकम, मूली, ये सारी चीजें आप ले सकते हैं। अगर आप ये लेते हैं तो ये क्या होगा, ये कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन को कम कर देगा, स्लो डाउन कर देगा। तो क्या होगा, जो शुगर आपकी एकदम से आपके ब्लड में डंप होने वाली है वो रुक जाएगी, धीरे धीरे रिलीज होगी। और वो धीरे धीरे रिलीज होने पे क्या होगा कि आप पाएंगे कि आपका ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगा। और यही एक की चीज होती है जो कि लोग नहीं समझते हैं। लोग कार्बोहाइड्रेट को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, आपको कार्बोहाइड्रेट को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, आपको उसको बैलेंस में खाना है। और जब आपके ब्लड शुगर का स्पाइक एकदम से बंद हो जाएगा, आपकी शुगर ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आने आने लगेगी। जब वो स्पाइक बंद हो जाएगा तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा। जब बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होगा, इंसुलिन के लेवल भी कम हो जाएंगे। जैसे जैसे इंसुलिन के लेवल कम होंगे, फिर क्या होगा कि आपको आपकी बॉडी बैलेंस में आने लगेगी, आपके आपके जो शुगर लेवल है अपने आप कम कम होने लगेंगे। 90% केसेस में मैंने ये जो आपको चीज बताई है कि जहाँ पे आपको 30 to 40% कार्बोहाइड्रेट लेना है, 20 to 30% आपको प्रोटीन लेना है, 10-15% आपको फैट लेना है, और 30 to 40 ग्राम आपको फाइबर भी लेना है। तो ये ध्यान रखिए कि आपको जितना कार्बोहाइड्रेट लेना है आपके खाने में, आपको उतना ही फाइबर भी लेना है। जब आप ये इम्प्लीमेंट करेंगे, आप पाएंगे कि आपकी शुगर, ब्लड शुगर बिना किसी दवा के अपने आप मैनेज होने लगेगी। दिस इज द की। देन इसके बाद आता है आपको फिर माइंडफुल ईटिंग। अब बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि हम नेटफ्लिक्स देखते हुए खाना खा रहे होते हैं या बातें करते हुए खाना खा रहे होते हैं। जब हमारा ध्यान हमारे खाने पे नहीं होता है, तो क्या होता है कि हमारा जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, जो कि आपके खाने को डाइजेस्ट करता है, उसके लिए जो नेसेसरी हार्मोनल प्रोडक्शन है, नेसेसरी प्रोडक्शंस हैं, वो प्रॉपरली रिलीज नहीं हो पाते। जब वो रिलीज नहीं होते तो एब्जॉर्प्शन आपका कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, उसकी वजह से जो भी न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि जब खाना खाने आप बैठे, आप पूरे दिन में आपके पास आपके बिजनेस के लिए, आपके वर्क के लिए, आपके जॉब के लिए खूब टाइम होता है, आप उसमें एब्सोल्युटली टाइम दें। लेकिन दिन में 1 घंटा, 1 घंटे में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप दिन में 3 बार खाना खा रहे हैं तो 20 मिनट आपका ब्रेकफास्ट, 20 मिनट आपका लंच, 20 मिनट आपका डिनर, ये 1 घंटा दिन का है। ये आपको सिर्फ अपने खाने को देने हैं। इस टाइम पे आपको फोकस करना है कि आप खाना खाएं, और कुछ भी नहीं करना है, ना मोबाइल देखना है, ना आपको टीवी देखना है, ना बातें करना। और कोशिश करें कि अपने माइंड को भी शांत रखने की कोशिश करें। जो हमारे यहाँ जो ट्रेडिशन हमेशा ये बोला गया है कि खाने से पहले आपको भोजन मंत्र करना होता है, तो वो भोजन मंत्र या भगवान की प्रार्थना और कुछ नहीं है, वो आपको माइंड को शांत करने का तरीका है।
आप कोई भी मंत्र ना बोले, सिर्फ आप अम, खाने के सामने बैठ के और 3 गहरी सांस भी लेते हैं, तो आपका जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो एक्टिवेट होने लगता है। आपका जो खाना है वो, उसकी जो एब्जॉर्प्शन की क्वालिटी है वो बढ़ जाएगी। तो जो हमें बताया गया कि भोजन मंत्र करना है, वो एक बहुत बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है, और वो साइंटिफिक प्रोसेस आपको आपके खाने के एब्जॉर्प्शन में मदद करती है। फिर इसके बाद आता है आप आपकी प्लेट कैसे डिजाइन कर सकते हैं। तो प्लेट डिजाइन करने में मैंने जैसे बताया कि फिल हाफ ऑफ योर प्लेट विद नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स। आप जित हो सके जितना अपनी प्लेट को कलरफुल बनाने की कोशिश करें। तो आप अलग 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 तरह के आप टमाटर ले सकते हैं, खीरा ले सकते हैं, आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, आप कैप्सिकम ले सकते हैं, अलग अलग कलर की कैप्सिकम आती है, बेल पेपर आता है, एवोकाडो है, वो सारी चीजें ले सकते हैं। अगर ये सारी चीजें आप लेते हैं, ये नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं, ये आपके बॉडी को एक बहुत अच्छा अल्कलाइन इफेक्ट प्रदान करेगी, अल्कलाइन इफेक्ट मिलेगा। और साथ में क्या होगा कि आपको आपका जो जो भी कार्बोहाइड्रेट आप खाने वाले हैं उसके एब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन कर देगी। राइट। देन एलोकेट क्वार्टर ऑफ प्रोटीन विद प्लेट विद प्रोटीन्स। प्रोटीन आपके ब्लड शुगर को स्टेबलाइज रखेगा, बढ़ने नहीं देगा। आपकी जो सटाइटी है, जो पेट भरने की जो सिग्नल होते हैं बॉडी की तरफ से, वो मैनेज रहेंगे। एंड देन रिजर्व क्वार्टर प्लेट फॉर योर होल ग्रेन्स एंड स्टार्ची फूड। तो इसमें आपके कॉम्प्लेक्स कार्ब हैं, सिंपल कार्ब्स भी आप ले सकते हैं, अगर लेकिन जितना हो सके आप कॉम्प्लेक्स कार्ब की कोशिश करें। तो सिंपल कार्ब्स में आपके वही जो गेहूं की रोटी और चावल है, ये सिंपल कार्ब्स में आते हैं। इसके अलावा अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्ब में जाते हैं, तो जैसे रागी का आटा है, आपका मक्के का आटा है, जौ है, जवार है, ये सारी चीजें हैं, ये आपके कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आती है। तो अगर आप ये लेंगे तो भी आपकी बॉडी को बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलने वाले हैं। देन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट को आपको प्रेफर करना है ओवर द ट्रांस फैट। तो अगर आप ये सारी चीजें करते हैं, जैसे एवोकाडो है, वो आपका पूरी तरह से सैचुरेटेड फैट है, ये आपकी बॉडी को बहुत अच्छा असर करने वाला है। तो ये सारी चीजें आप मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि आपको आधी प्लेट, आप जितना प्रोटीन ले रहे हैं, जितना कार्ब्स ले रहे हैं, उतना ही आपको वेजिटेबल्स लेनी है। जब आप ये करेंगे तो आपको आपकी बॉडी को बहुत जल्दी आपके ब्लड शुगर में कंट्रोल मिल जाएगा। इवन बहुत सारे केसेस में 4 से 5 दिन के अंदर ही ब्लड शुगर नॉर्मलाइज होने लगती है। इवन कुछ केसेस में हुआ है कि उनकी जो शुगर इतनी इतनी कम हुई, क्योंकि वो दवा भी साथ में ले रहे थे, तो शुगर इतनी कम हो गई कि उनको शुगर को वापस लाने के लिए उनको मीठा खाना पड़ा। ये एक और ये डाइट बहुत सारे जो डाइट एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने भी सजेस्ट किए, डॉक्टर बीआरसी हैं, उनकी तरफ से भी जो डिप डाइट है वो भी लगभग इसी पैटर्न को फॉलो करती है। तो अगर आप इस पैटर्न में लेते हैं तो डेफिनेटली ये आपकी बॉडी को बहुत जल्दी रिकवरी देने वाली। देन दूसरे फैक्टर्स क्या होते हैं कि आपका एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बेसिकली क्या होता है कि जो भी आपकी बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है, जो स्टोर्ड शुगर है, उसको यूज करने में मदद करती है। जब जो आपके जो सेल्स में जो स्टोर्ड शुगर है वो जब यूज होने लगती है, तो क्या होता है कि जो नई शुगर आ रही होती है उसके लिए जगह बनने लगती है। क्योंकि मोस्टली इंसुलिन सेंसिटिविटी कब डेवलप होती है? इंसुलिन सेंसिटिविटी तब डेवलप होती है जब आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा एक्सेसिव शुगर ऑलरेडी अवेलेबल है। अब आपकी सेल्स में उस शुगर को स्टोर करने की जगह नहीं है। तो जब इंसुलिन नई शुगर लेके सेल्स के पास पहुंचता है, तो सेल्स उस शुगर को रिसीव करती ही नहीं। जब वो रिसीव नहीं करती तो क्या होता है कि इंसुलिन सेंसिटिविटी डेवलप होने लगती है। लेकिन जैसे जैसे आपके सेल्स में जो स्टोर शुगर है वो यूज होने लगेगी, वो ग्लूकोज यूज होने लगेगा, तो आपकी सेल ढीली पड़ने लगेगी। जैसे ही वो सेल ढीली पड़ेगी, उसमें नई शुगर के लिए जगह होने लगेगी। राइट। तो इसलिए रेगुलर एक्सरसाइज जरूरी होती है। रेगुलर एक्सरसाइज आपकी जो कैलोरी कंजम्पशन है उसको बढ़ा देती है, जिसकी वजह से आपकी जो स्टोर्ड शुगर है वो यूज होने लगती है। तो 15 to 200 मिनट मॉडरेट एक्टिविटी इन अ वीक विल वर्क। जैसे अगर आप इसको जल्दी करना चाहते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप रेगुलर जैसे 40 मिनट से 45 मिनट एक्सरसाइज अगर आप हफ्ते के 5 दिन करते हैं, तो 200 मिनट बहुत आसानी से हो जाते हैं।
अगर आप अच्छे रिजल्ट पाना चाहते हैं तो आप 60 मिनट तक भी कर सकते हैं, डेफिनेटली देयर इज नो इशू विद दैट। तो आप जितना अपने ऊपर काम करेंगे उतना उतनी जल्दी आपको इम्प्रूवमेंट होने वाला है। देन वीक में 2 दिन कम से कम इन मसल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को भी इन्वॉल्व करें। इससे क्या होता है कि दो चीजें होती हैं आपकी बॉडी में, एक होता है फैट, दूसरा होता है मसल। तो जब मसल आपके बॉडी में नए रूम्स होते हैं, और फैट, फैट क्या होता है कि फैट भी आपका स्टोरेज पार्ट होता है। लेकिन अगर हम मसल और फैट की तुलना करते हैं, तो दोनों में इतना अंतर होता है कि जैसे आप 1 किलो का अगर आपका आयरन होता है, लोहा होता है, वो अगर आप लोगों तो 1 किलो का वो इतना होगा, जैसे 1 किलो का बांट होता है ना मेजरमेंट करने वाला, तो वो लोहा इतना होता है, वो इतना होता है। लेकिन अगर 1 किलो फैट होगा तो वो इतना सारा होगा, राइट। तो इसीलिए जैसे जैसे आपकी बॉडी में मसल बढ़ेगी, वैसे आपकी बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट हो जाएगी। जैसे जैसे मेटाबॉलिज्म फास्ट होगी तो ये जो फैट जो इतना सारा भरा पड़ा है वो अपने आप कम होने लगेगा। जब वो कम होने लगेगा, अब इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे मैं तो एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मेरा वजन ही कम नहीं हो रहा है। आपको बिल्कुल उसकी चिंता नहीं करनी है। बट जब आपकी बॉडी में मसल्स डेवलप होने लगेंगी, फैट अपने आप सबसाइड होने लगेगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा। लेकिन जो वेट बढ़ रहा होगा, जो वेट आपका स्टक हो गया होगा, वो इसलिए होगा कि आपकी बॉडी में मसल्स बढ़ रही हैं। तो मसल बढ़ती हुई दिखती नहीं है, लेकिन जब आपकी बॉडी में आ जाती है ना तो बहुत अच्छी स्ट्रेंथ देती है। और अगर मैं 21st सेंचुरी की कोई सबसे बड़ी रिसर्च मानता हूँ तो वो यही है कि मसल्स मसल्स आपको, वो रिसर्च ये कहती है कि मसल अगर आपके बॉडी में है, आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप एक अच्छी लाइफ लाइफ लॉन्ग जी सकते हैं। बहुत बहुत केसेस में होता है ना कि जब लोग 50 60 50 55 के आसपास पहुंचते हैं तो वो झुक झुक के चलने लगते हैं या सहारा लेके चलने लगते हैं। खासकर लेडीज में बहुत ज्यादा होता है कि सहारा लेके चलने लगते हैं, या अगर सीढ़ी चढ़ेंगे तो वो कुछ उनको सहारा चाहिए, या उतरेंगे तो उनका बैलेंस नहीं बन पाता है तो उनको दीवार पकड़नी पड़ती है या कुछ पकड़ना पड़ता है। तो वो इसीलिए होता है कि उनकी बॉडी में मसल्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होती हैं, और वो मसल ही आपकी बॉडी को मैनेज करने में मदद कर रही होती है। तो 30 की उम्र के बाद अगर कोई भी है, अगर आप वीक में 1 से 2 दिन अगर आप मसल ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आपको एक बहुत अच्छी लाइफ देने वाला है लंबे समय तक के लिए, राइट। देन रेगुलर एक्टिविटी एंड कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, ये आपको मैनेज, जब भी जैसे आप जब घर में हैं तो घर का काम खुद से करने की कोशिश करें। जैसे पोछा लगाना है, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसमें आपके जो लेग्स की मसल है वो बहुत ज्यादा यूज होती हैं। देन कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन इससे कम होते हैं, लिपिड प्रोफाइल भी मैनेज होता है। या अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो कोशिश करें कि अगर आप पांचवें फ्लोर पे आपका ऑफिस है तो कोशिश करें 2 फ्लोर तो कम से कम आप चढ़ के जाएं, बाकी फिर 3 फ्लोर के लिए आप लिफ्ट ले सकते हैं, राइट। देन बहुत देर तक बैठे रहना, वो भी एडवाइजेबल नहीं है। आज की लाइफस्टाइल में बहुत देर तक बैठे रहना एक कॉमन प्रैक्टिस है, तो वो नहीं करना है आपको। नीट नीट मींस नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। तो आपने जो रेगुलर एक्सरसाइज की वो तो आपको फायदा देने ही वाली है, लेकिन अगर आप डे टू डे वर्क में भी अगर आप नीट को फोकस करते हैं, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी को फोकस करते हैं, तो डेफिनेटली ये आपको एक एडेड बेनिफिट देने वाली है। देन स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं कहूँ कि अगर आप सारी चीजें अच्छे से कर रहे हैं लेकिन अगर आप ये काम नहीं कर रहे हैं, सारी चीजें आप अच्छे से कर रहे हैं लेकिन अगर आप ये काम नहीं कर रहे हैं, अच्छे से सो नहीं रहे हैं, मतलब आप प्रोटीन भी अच्छे से ले रहे हैं, आप रेगुलर एक्सरसाइज भी अच्छे से कर रहे हैं, आप डाइट भी अच्छे से ले रहे हैं, लेकिन अगर आप सो नहीं रहे हैं, आप अच्छी स्लीप नहीं ले रहे हैं, तो इनमें से कोई भी चीज काम नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि आप रेगुलर एक्सरसाइज जो कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपकी जो मसल्स हैं वो इंक्रीज होने की कोशिश करते हैं, अपनी कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश करती हैं, या जो प्रोटीन है वो आपके बॉडी को रिपेयर करने की कोशिश करता है। लेकिन उस सारी रिपेयरिंग के लिए टाइम तो चाहिए। दिन भर आप अपने दिमाग को यूज कर रहे हो, बॉडी को यूज कर रहे हो, इधर यूज कर रहे हो, तो बॉडी, आपका जो बॉडी सिस्टम है वो उन सारे कामों में लगा हुआ है, या खा रहे हो तो उसमें भी आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट करने में लगी हुई है। तो हीलिंग कब होगी? हीलिंग तब होगी जैसे जब आपको 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 आपके घर को पेंट कराना होता है तो क्या करते हो? अब सारे काम छोड़ के पेंट पे लग जाते हो ना। सारा सामान बाहर किया जाएगा, फिर एक एक चीज बाहर निकाली जाएगी, साफ की जाएगी,
तो उसे तो उसके लिए टाइम चाहिए होता है ना, इसलिए आपकी बॉडी को भी टाइम चाहिए होता है। आपकी बॉडी को टाइम चाहिए होता है हीलिंग के लिए, वो सोने के दौरान होती है। तो इसलिए हमेशा कोशिश करें कि आपकी बॉडी का जो हीलिंग टाइम है वो रात को 10 बजे से स्टार्ट हो जाता है, और रात में और 3 से 3:30 बजे तक, 4 बजे तक ये हीलिंग का काम चलता रहता है। तो अगर आप रात में 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक जगे रहते हैं, डेफिनेटली दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प, दैट इज नॉट गोइंग टू हील, आपकी हीलिंग कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो हमेशा कोशिश करें कि 10, 10:30 बजे, 11 बजे आप सो जाए। इससे आपकी बॉडी को मैक्सिमम हीलिंग का टाइम मिलने वाला है। राइट, तो इसमें आपके ब्लड शुगर रेगुलेट होंगे, आपकी जो हंगर और क्रेविंग की जो साइकिल है वो भी मैनेज हो जाएगी। राइट, देन इमोशंस, हार्मोनल बैलेंस के लिए आपके इमोशंस बहुत जरूरी हैं, क्योंकि जो आपका स्ट्रेस है वो इस पे बहुत इफेक्ट इफेक्ट करता है। देन हमेशा कोशिश करें कि अपने रेगुलर रूटीन में थोड़ा सा मेडिटेशन, 10 मिनट ही सही दिन में, लेकिन मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जरूर करें। ये इससे आपके जो हार्मोनल बैलेंस इम्बैलेंस है वो भी मैनेज होने लगता है, और आपके इमोशंस भी उससे मैनेज होंगे। देन आपका एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट में क्या होता है, बहुत बार क्या होता है कि मैं पीता तो नहीं, लेकिन दोस्तों के साथ पीनी पड़ती है। तो कोशिश करें कि ऐसे दोस्त ना रखें। अगर बहुत बहुत सारे केसेस में मैं कहता हूँ कि मतलब बहुत से लोग बोलते हैं कि अरे यार, लोग दोस्ती की कसम दे देते हैं कि तुम्हें दोस्ती की कसम है, तुम्हें ये पी लो। तो मेरा सिंपल सा एक लॉजिक होता है जो मैं अपने दोस्तों के साथ बोलता हूँ। अगर मुझे फोर्स करते हैं कि दोस्ती की कसम है, अगर तुम नहीं पिया तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, तुम मुझे दोस्ती की खातिर पिला सकते हो, क्या तुम मेरी दोस्ती की खातिर तुम पीना छोड़ सकते हो? तुम्हें मेरी दोस्ती की कसम है, आज तू पीना छोड़ दे। ये मैं बोलता हूँ। और 99.99% केसेस में वो बंदा आपको दोबारा फोर्स नहीं करने वाला। राइट, तो इसी तरह से आपको हमेशा अपनी ऐसी बेटर चॉइसेस रखनी होगी। आपको अपना एनवायरनमेंट क्लीन रखना होगा, तो उसमें क्या होगा? सबसे पहले, क्या आपके फ्रिज के अंदर पेटीज, फैट, केक, बिस्किट्स, ये सारी चीजें दिखाई देती हैं? आपके फ्रिज में क्या क्या है, अगर आप खोल के देखते हैं तो उसमें ऐसे आइटम दिखाई देते हैं जो डेड फूड है? या किचन में ओपन करें तो वहां पे चिप्स दिखाई देते हैं, या आपको फल दिखाई देते हैं, क्या दिखाई देता है? जैसे मुझे अपने बच्चों को जैसे आदत लगवानी थी, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली मुझे उनको फल खाने की आदत लगवानी थी, तो पहली चीज तो मैं खुद वो उन फलों को रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करता हूँ। दूसरी चीज, मेरे किचन में जो फल है वो बिल्कुल सामने रखे होंगे। जैसे ही मेरा बेटा उठेगा, उसको सबसे पहले सामने केला दिखाई देगा। उठते ही वो मांगता है केला चाहिए या पपाया चाहिए। तो जो चीज आपकी आंखों के सामने होगी, आप उसको आज नहीं तो कल कंज्यूम ही करने वाले हो। तो अगर आप अपने घर में वो सारी चीजें, जैसे चिप्स है, बिस्किट्स हैं, नमकीन के पैकेट्स हैं, ये अगर चीजें अपनी आंखों के सामने रखोगे, तो डेफिनेटली आप एक दिन अवॉइड करोगे, 2 दिन अवॉइड करोगे, तीसरे दिन उठा के खा ही लोगे आप उसको। क्योंकि मोटिवेशन 2-3 दिन काम करता है। आज मैंने आपको ये सारी चीजें समझाई हैं, कल काम करेंगी, परसों काम करेंगी, लेकिन नर्सों से आप फिर से वही चीज खाने वाले हो, ये होने ही वाला है। तो आपको ये अपने एनवायरनमेंट को क्लीन बनाना पड़ेगा। जितना आप अपना एनवायरनमेंट क्लीन बनाएंगे, उतनी अच्छी आप बेटर चॉइसेस की तरफ अट्रैक्ट हो पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि मैं नमकीन नहीं लाता, या नमकीन खाता नहीं, या बिस्किट्स नहीं खाता। वो सारी चीजें मेरे घर में हैं, बट वो एक ऐसे ड्रॉर में रहती हैं कि ना उसके बारे में बच्चों को कोई नहीं पता होता है। और हमें भी अगर वो निकालना होता है, तो वो उसको निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि यार मेहनत कौन करे यार, छोड़ो, नहीं खाते हैं। तो जैसे जैसे आप ये इन्वायरमेंट अपना क्लीन करते जाएंगे, आप खुद देख पाएंगे कि आपकी चॉइसेस बेटर होने लगी। तो कोशिश कीजिए कि उन चीजों का कंजम्पशन घर पे ही रखना बंद कर दीजिए। पहले जैसे मैं चिप्स वगैरह खा लेता था, क्यों? क्योंकि घर में मेरे सामने पड़े हुए हैं।
लेकिन अब अगर मुझे चिप्स खाने, मैंने डिसाइड किया होगा कि मुझे चिप्स खाने, तो मैं मार्केट जाऊंगा, वहां से चिप्स लेके तब खाऊंगा। तो मैंने चिप्स खाना छोड़ा नहीं, लेकिन मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं घर में नहीं रखूंगा। जब मैं उसको घर में नहीं रखता हूँ, तो ऑब्वियसली जहां मैं 10 बार कंज्यूम करता था, वो 10 में से एक बार मैं उसको कंज्यूम कर पाता हूँ, और वही आपके लाइफ में इफेक्ट डालने वाला है। देन व्हाट डू यू फाइंड, जब जब आप अपने एफबी पेज या व्हाट्सएप ओपन कर रहे हैं, तो क्या आपको स्ट्रेस वाली चीजें कि दुनिया में क्या क्या चीजें हो रही हैं, और हम दुनिया कितनी खराब है, या किसने किसका मर्डर कर दिया, किसी ने किसी का को लूट लिया, ये सारी चीजें आप देख रहे हो? अगर आप इन सारी चीजों की तरफ ज्यादा देख रहे हो, और आप जब बेड पे हो, सोने जा रहे हो, उस टाइम पे आप ये सारी चीजें देख रहे हो, तो आपको रात में क्या होने वाला है? रात में आपको आपके माइंड में वैसी ही चीजें आने वाली हैं। जब वैसी ही चीजें आएंगी तो क्या होगा? आप आपकी आपकी जो स्लीप है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, आपकी हीलिंग नहीं होगी। सो हमेशा आप अपने आप आसपास जो जो भी इन्वायरमेंट है, उसको थोड़ा सा क्लीन रखने की कोशिश कीजिए। एक, हाँ, वन लास्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिटी। अब एक कम्युनिटी पे मैं बार बार इतना फोकस क्यों करता हूँ? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कैसे कैसी चीजें रखनी चाहिए आसपास। अब यहाँ पे कम्युनिटी कम्युनिटी क्यों इम्पोर्टेंट है? आप अगर गांव का एनवायरनमेंट, आप सब लोग गांव से भी जुड़े हुए हो, तो आप देखते होंगे कि वहां पे क्या होता था कि गांव में एक चौपाल लगती थी, तो वहां पे एक जगह पे कॉमन कॉमन प्लेस होता था, जहाँ पे गांव के लोग इकट्ठा होते थे, शाम को बैठ के बातें करते थे। किसी के घर में कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको शेयर करते थे, उसके सोल्यूशंस मिलते थे। आज क्या है? हम सोसाइटीज में रहते हैं, सोसाइटीज में रहने के बावजूद घर के बगल में कौन रह रहा है, क्या रह रहा है, हम उनको नहीं जानते हैं। हम अपनी गाड़ी से आए, गाड़ी अपने पार्किंग लॉट में खड़ी की, लिफ्ट से आए और अपने घर में घुस गए। क्या हुआ कि दिन भर का जो स्ट्रेस है वो हम अपने माइंड में लेके घर में घुसे हैं। जब वो माइंड में लेके हम घर में घुस रहे हैं, तो वो जो स्ट्रेस है वो हम अपने घर वालों के ऊपर भी इफेक्ट डाल रहे हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि उस कम्युनिटी में क्या होता था, जहाँ चौपाल में बैठे वहां पे, वहीं पे बैठ गए, वहां पे चार लोगों से बात की, माहौल चेंज हुआ, एनवायरनमेंट चेंज हुआ, और क्या हुआ कि वो जितना स्ट्रेस है वहीं चौपाल में बाहर निकल गया, पेड़ के नीचे निकल गया। वो सारा नेचर ने वो स्ट्रेस ले लिया। अब आप घर पहुंचते हो तो फिर से फ्रेश हो। तो जो आपका जो स्ट्रेस है वो आपकी फैमिली को इफेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन आज के एनवायरनमेंट में ये पूरा स्ट्रेस आपको तो इफेक्ट कर ही रहा है, आपकी फैमिली को भी इफेक्ट कर रहा है। और जो न्यूक्लियर फैमिलीज का जो कल्चर है, इसकी वजह से ये सारी चीजें इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं कि आइसोलेशन, एंजाइटी और डिप्रेशन, अल्जाइमर के केसेस पिछले कुछ सालों में 20 से 25% ज्यादा बढ़ चुके हैं। मैंने अपने पिछले वेबिनार में इसके बारे में डिटेल में बताया था। तो आज जो आपकी प्रॉब्लम है, ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपकी ही प्रॉब्लम है, ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है। तो अगर आप लोगों से मिलते हैं, ऐसी कम्युनिटीज के टच में रहते हैं, तो आपको एक इमोशनल सपोर्ट मिलता है, इमोशनल मोटिवेशन मिलता है, जहाँ पे लोग 10 तरह की प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे होते हैं। कभी कभार क्या होता है कि आपको एक विनिंग का इन्वायरमेंट है, वहां से भी मिलता है कि अगर आप एक ऐसे ग्रुप में जुड़े हैं जहाँ पे लोग अपनी समस्याएं शेयर कर रहे हैं, हो सकता है उसमें से कोई ऐसी प्रॉब्लम दिख जाए जिसको आपने ऑलरेडी फेस किया हो और आपने उसका सोल्यूशन पाया हो। अब जब जब आप उस बंदे को उसका सोल्यूशन देने में हेल्प करते हैं, तो क्या होता है कि आपका अपना स्ट्रेस कम हो जाता है, क्योंकि आपको अंदर से एक अच्छी फीलिंग आती है कि यस, मैं किसी के काम तो आया, मैंने किसी को हेल्प की, किसी की लाइफ में बेटरमेंट करने में मदद करी। हो सकता है उसने वो स्टेप ना भी फॉलो किया हो, डजेंट मैटर, आपने अपना काम तो किया। दैट इज द बिगेस्ट थिंग। देन अकाउंटेबिलिटी एंड एनकरेजमेंट। बहुत जब हम लोगों से मिलते हैं, तो क्या होता है कि हमको फील होता है कि हम अकेले नहीं हैं, हम सोसाइटी में रह रहे हैं, राइट, हम लोगों के साथ में रह रहे हैं। और किसी जब उनके साथ में रेगुलर उठते बैठते किसी ने किसी को कुछ अच्छा अचीव हुआ, तो हम भी उससे मोटिवेट होते हैं। देन नॉलेज शेयरिंग। बहुत बार जब आप इस तरह के वेबिनार्स को अटेंड करते हो, तो इसलिए मैं जितने भी लोग जुड़ते हैं, मैं उनसे हमेशा कहता हूँ कि भले ही मैं चीजें रिपीट कर रहा हूँ, आप उसको फिर से अटेंड कीजिए, क्योंकि हम हमेशा, अगर हर बार आप 2-4%, 5% भी अपने आप को बेहतर बनाओगे,
तो आप साल भर में अगर आप 10 वेबिनार अटेंड करते हो तो आप साल भर में 100% 200% भी आप बेटर हो जाओगे, राइट? तो इसीलिए बहुत जरूरी होता है। देन कलेक्टिव एफर्ट्स डू वंडर्स। अगर आप कोई काम अकेले कर रहे हैं रादर देन एक टीम उसमें काम कर रही, तो उसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। देन सस्टेनेबिलिटी इज की। तो जितना आप कोई भी चीज लंबे समय तक फॉलो करेंगे, आपको उतने बेहतर रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो आपको क्या करना है? आपको बैलेंस डाइट लेनी है, रिच इन न्यूट्रिएंट्स, कार्ब्स मैनेजमेंट पे फोकस करना है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को ज्यादा कंज्यूम करना है, रेगुलर एक्सरसाइज। ये टू बी समराइज, रेगुलर एक्सरसाइज 150 मिनट्स टू 200 मिनट्स मॉडरेट एक्सरसाइज एवरी वीक आपको करनी ही करनी है। देन नीट नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। आपको जो भी घर में काम, घर के काम है, आप उनको खुद से इन्वॉल्व होके कोशिश करने की कोशिश करें। या अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस में हर हर आधे घंटे बाद 2 से 3 मिनट का गैप लें। अगर आपका ऑफिस फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे, कोशिश करें कि आप सीढ़ियां चढ़ के जाएं। लेकिन अगर 10th फ्लोर पे भी है तो भी कोशिश करें कि 2 से 3 फ्लोर तो आप सीढ़ियां चढ़ के जाएं, उसके बाद फिर आप लिफ्ट ले सकते हो। लेकिन जितनी बार भी आप ऊपर नीचे करते हो, अगर आपने दिन में सपोज 60 सीढ़ियां भी दिन में 3 बार चढ़नी, तो आपने 200 सीढ़ियां चढ़ी। इससे आपकी थाइज इतनी मजबूत होंगी कि शायद किसी एक्सरसाइज से उतनी मजबूत नहीं होने वाली, राइट? स्ट्रेस मैनेजमेंट, प्रायोरिटाइज माइंडफुलनेस हमेशा। देन एंगेज योरसेल्फ विद योर हॉबी। आप जो भी अच्छा कर सकते हैं, अपने अंदर के उस हुनर को पहचानने की कोशिश कीजिए कि आप जो भी अच्छा कर सकते हैं, आप वो करने की कोशिश कीजिए। अपने दोस्तों से बात कीजिए, बी इन नेचर, नेचर में रहने की कोशिश कीजिए। जैसे जैसे आप ये करते जाएंगे, आपको फील होगा कि आप कैसे बेहतर बनते जा रहे हैं। देन स्लीप बहुत जरूरी है। देन हाइड्रेशन, रेगुलर इंटरवल पे पानी पीना बहुत जरूरी है। बेस्ड ऑन एक्टिविटी, क्लाइमेट रिक्वायरमेंट। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कहता हूँ कि आपको 3 लीटर पानी पीने की जरूरत है। जब प्यास लगे तब आपको जरूर पीना है। बहुत बार ठंड में अगर आप 3 लीटर पानी पीते हो तो शायद आप दिन भर यूरिन पास करते रहोगे, ऐसा भी नहीं करना है। शुगरी ड्रिंक्स को अवॉइड करना है। एजुकेशन सपोर्ट एंड अपने आप को इंगेज रखना है, क्योंकि खाली दिमाग शैतान रहता होता है। एंड इन्वॉल्व योर फैमिली। टू बी कंक्लूडेड, empower yourself with knowledge and action. Achieve sustainable health with diabetes within your reach. So remember, your journey to better health starts from today. Okay. Do you have any question? अमित जी, मीनाक्षी, आपको कोई क्वेश्चन है? हाँ, एक क्वेश्चन आया, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहिए? तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में यूजुअली हमेशा कोशिश कीजिए कि आपकी 20 ग्राम तो प्रोटीन होना चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आपको मॉर्निंग में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। आपकी बॉडी नाइट से फास्ट कर रही होती है, तो आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे आपको 20 ग्राम तो कम से कम प्रोटीन लेना ही लेना है। इसके साथ में आप कोई भी होममेड आइटम जैसे पोहा, उपमा, चीले बना के, बेसन के चीले बना के, या दाल के चीले बना के, मूंग की दाल के चीले बना के, वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा कोशिश करें कि प्रोटीन का कंटेंट आपके खाने में होना ही चाहिए। शुगर, आप अगर आपको दिन भर में शुगर लेनी है तो आप सिर्फ मॉर्निंग में शुगर ले सकते हैं। मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम टू टेक शुगर। बट शुगर आपको अलोन नहीं लेनी है, आपको प्रोटीन के साथ में, या सुबह अगर आप फ्रूट ले रहे हैं, दैट इज मोर देन एनफ। तो उसमें आपको अच्छी खासी शुगर मिल जाती है, वो आपके पूरे दिन के रिक्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छी होगी। तो अगर आप फ्रूट्स ले रहे हैं, इसके बाद कुछ खा रहे हैं प्रोटीन वाली चीजें, तो वो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देने वाली है। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, अमित जी का क्वेश्चन आया है कि हम अपने खाने में प्रोटीन को कैसे मैनेज कर सकते हैं अगर वेजिटेरियन। तो वेजिटेरियन के लिए देखिए, प्रोटीन में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो इसमें आपकी जितनी भी लेज्यूम्स हैं, पल्सेस हैं, दालें हैं, ये सारी आपको हाई प्रोटीन होती हैं। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको हर मील में आपको ब्रेकफास्ट में भी दाल लेनी है और लंच में भी दाल लेनी है। आपको अलग अलग सोर्सेज से लेनी है। तो अलग अलग सोर्सेज में क्या होता है
कि जैसे आप पनीर का कंजम्पशन कर सकते हैं। पनीर हाई प्रोटीन होता है। देन इसके अलावा आप जैसे सत्तू है, सत्तू का कंजम्पशन बहुत हेल्प करता है आपको प्रोटीन को बैलेंस करने में। तो अगर आप दिन में 100 ग्राम सत्तू का कंजम्पशन कर रहे हैं तो आपको आराम से 20 से 22 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड करा देगा। उसकी बायो अवेलेबिलिटी भी अच्छी होती है। देन इसके अलावा जैसे इवनिंग ब्रेकफास्ट में आप चने या जो पीनट्स हैं उनको कंज्यूम कर सकते हैं, तो वो भी आपको एक अच्छे अमाउंट का प्रोटीन देगा। देन डिनर में भी आप इसी तरह के ऑप्शंस को प्रेफर कर सकते हैं। अगर हर मील में आप 20 से 30 ग्राम प्रोटीन अगर ले रहे हो तो बहुत आसानी से आप अपने प्रोटीन के इंटेक को मैनेज कर पाओगे। अमित जी, एग लोग, हाँ, लोग कहते हैं कि एग में प्रोटीन अच्छा होता है, बट अगर आप देखेंगे तो एग के प्रोटीन की जो बायो अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम होती है। एग का जो प्रोटीन होता है वो नॉर्मली आपकी बॉडी में हार्डली 40% एब्जॉर्ब होता है। तो अगर कोई 2 एग का कंजम्पशन करता है तो उसको लगभग 2 एग के कंजम्पशन से लगभग 20 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, लेकिन उस 20 ग्राम प्रोटीन में से हार्डली 8 ग्राम का प्रोटीन बॉडी में डाइजेस्ट होता है, बाकी सारा वेस्ट होता है। तो इसलिए एग इज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, बट इट्स नॉट अ कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन। ओके। किडनी पेशेंट है तो प्रोटीन लेना चाहिए डेफिनेटली। आप किडनी का के अगर पेशेंट हैं तो आपको जो भी वीगन प्रोटीन है आप उस पर फोकस कर सकते हो, रादर देन वे प्रोटीन एंड ऑल। जो भी वीगन प्रोटीन अगर मार्केट में अवेलेबल है, या आपको जो भी दाल से मिल जाता है, पल्स एंड लेज्यूम से जो प्रोटीन मिल रहा है, वो आप कंज्यूम कर सकते हो। किसी भी तरह के एनिमल प्रोटीन को आपको अवॉइड करना है। एनिमल प्रोटीन जो एनिमल सोर्स से आ रहा है, जैसे जो आपका वे प्रोटीन होता है वो भी आपका एनिमल सोर्स होता है। वो दूध के बाई प्रोडक्ट से बनता है। वो नॉन वेजिटेरियन नहीं होता है वे प्रोटीन। तो वो दूध के बाई प्रोडक्ट से बनता है वे प्रोटीन। तो वो आप अवॉइड कर सकते हैं। बाकी आप जो भी वीगन सोर्स से प्रोटीन है वो आप आराम से कंज्यूम कर सकते हैं। Okay, thank you so much. Thank you for attending, ओम जी, अमित जी, मीनाक्षी। Thank you for attending the session. अगर आपको कोई भी कंसल्ट करना हो तो आप मुझे आगे भी कंफर्म कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम।